बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है मंजिलें और रास्ते, रिटन बाय हिरा बतूल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप लोग कह रहे होंगे कि रीज किधर गायब होगी, कल एपिसोड नहीं दी और विदाउट इन्फॉर्म किए मैं गायब हुई हूँ। तो था ऐसे कि कुछ घर पे गेस्ट आए हुए थे, मुझे टाइम नहीं था और फिर ऊपर से आप लोगों का रिस्पांस ऐसा था कि मैंने जब देखा कि रीडर्स लिसनर्स वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो भाई रिस्पांस ही नहीं था। मैं कहा चलो बाकी केड़ा कोई मेरा बैठा इंतज़ार कर रहा है, जब मैं इतनी टफ रूटीन से टाइम निकालूँ, इसलिए फिर मैंने कल चिट्ठी मार ली। तो अगर अभी भी आप चाहते हैं कि रूटीन में डेली एपिसोड आए तो यार रिस्पांस दिया करें, क्योंकि आपके रिस्पांस ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसको कर सकूँ, रिकॉर्डिंग डेली बेस पे कर सकूँ। नहीं तो आजकल रमज़ान में तो वैसे टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो खैर आए पढ़ते हैं आज मंजिलें और रास्ते, रिटन बाय हिरा बतूल की लास्ट एपिसोड। पिछले दिनों होने वाली बर्फ़बारी ने बेशतर लोगों को अपने घरों में महसूर कर दिया था, मगर इतनी शदीद ठंड के बावजूद इसका घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। वो इस वक्त हिल्टन पार्क में एक बेंच पर बैठी हुई थी, इसे ठंड का कुछ भी एहसास नहीं था। बहुत देर तन्हा बैठने के बाद इसने फैसला किया वो ये अजियत तन्हा नहीं सह सकती, अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी कंधे की ज़रूरत है। प्लीज़ जल्दी पार्क आ जाओ, मुझे तुम्हारी आज बहुत ज़रूरत है। इस शहर में वो सिर्फ चंद ही लोगों को जानती थी। यार ये रास्ते में ना मच्छर आ जाता है जो मुझे एग्रेसिव कर देता है। अच्छा, इस शहर में वो सिर्फ चंद ही लोगों को जानती थी, इस जानने में भी ज़्यादा करीब शाहवेज़ और मार्टिन ही थे। शाहवेज़ इस वक्त शहर से बाहर था, वो अगर वहाँ होता तब भी वो इस पर भरोसा न करती, इसलिए इसने मार्टिन को सब कुछ बताने का फ़ैसला किया। वो नहीं जानती थी कि वो आज के दिन की दूसरी संगीन गलती करने जा रही है। नबिया क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में तुमने क्यों बुलवाया मुझे, और तुम रो क्यों रही हो? 15 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद थी, इसे देखते नबिया इसके गले लगकर सब बताती चली गई। मार्टिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो यहाँ पढ़ने आई और अपने कज़न के साथ रहती है। बिला सोचे समझे इसने मार्टिन को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। मम्मी डैडी की डेथ, शाहवेज़ से निकाह, फिर इसका सलूक और नफरत, और आज का सान्या भी। प्लीज़ बस कर दो नबिया, रोने से क्या होगा, शुक्र करो तुम्हारी इज्जत बच गई, वरना। इसकी तमाम बातें सुनने के बाद आखिर में इसने दुख से कहा, वो बड़ी बहन की तरह से संभाल रही थी, दिलासे दे रही थी। बट मैं यही कहूँगी इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आज जेडे बोते होंगे ना, वो ऐसे ही आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं। मैं क्या करूँ मार्टिन, मुझे लग रहा है कि मैं नापाक हो चुकी हूँ, मुझे घिन आ रही है खुद से। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे इनकी आंखों में छुपी हिरस क्यों नज़र नहीं आई? तुम ही बताओ, लोग मुझे ही क्यों हर बार धोखा देते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? किसी बच्चे की तरह रोते हुए इसने अपने सवालों के जवाब मांगे। मार्टिन बस बेबसी से देख कर रह गई। वो इसे क्या बताती कि ये दुनिया सबके साथ ऐसा ही करती है। नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो और ये दुनिया बुरी है। अब बस कर दो, मज़ीद कितने आंसू बहाओगी इस कमीने प्रोफेसर और अपने बगैर शौहर की वजह से? मर्द इस काबिल नहीं होते इनके लिए इतनी कीमती चीज़ ज़ाया की जाए। मार्टिन इसे समझाते हुए तदब्बुर से कहा, चलो अब उठो और मेरे घर चलो, मैं अच्छा सा खाना खिलाती हूँ तुम्हें। इसने हल्के फुल्के लहजे में अपने साथ चलने को कहा। नहीं बस अब मैं घर जाऊँगी अपने, अगर शाहवेज़ आ गए तो मुझे ना पाकर न जाने क्या सोचे। इसने खुद को संभालते हुए वापस जाने का फ़ैसला किया। तुम्हें अब भी इस खुदगर्ज शख्स की परवाह, जिसने तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मार्टिन इसे अच्छा खासा लताड़ा। छोड़ दूंगी जब अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो जाऊंगी, फिलहाल एक छत तो है मेरे सर पर। हाँ, भेड़ियों से भरी हुई छत, मार्टिन ने तंज किया। मैं चलती हूँ। गहरी सांस लेकर वह उठी और तेज तेज कदमों से वहाँ से निकल गई, जबकि मार्टिन सोचती हुई नज़रों से इसे खुद से दूर जाता देखती रही। ये मार्टिन मुझे ना कुछ गड़बड़ लगती है बंदी। आज एक हफ्ते बाद बिलाखिर वो दोबारा यूनी में मौजूद थी। प्रोफेसर के कमरे से सही सलामत निकल आने पर इसने फैसला किया था वो दोबारा यूनी नहीं जाएगी, मगर जब वो जज्बाती कैफियत से बाहर निकली तो इसने हालात का हकीकत पसंदी से तज्जिया किया। अगर मैं यूनी ना जाऊँ तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा और फिर मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकूँगी और सारी ज़िंदगी सहारों की तलाश रहेगी मुझे। शायद फिर शाहवेज़ को छोड़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो। क्या मैं हमेशा के लिए इस माहौल में रह सकती हूँ? फ़कत मुझे मुतासर करने के लिए इन्होंने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाना छोड़ दिया। मगर क्या ये सब हमेशा ऐसा रहेगा? कभी नहीं। जब मैं शिकस्त मान लूँगी अपनी तो फिर से सब वैसा हो जाएगा। अपने इसी फैसले के पेश नज़र वो आज यूनी आई थी। शाहवेज़ जो लंदन गया हुआ था 3 दिन पहले लौटा था और तब तक वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी, इसलिए वो इस पर गुजरी क़यामत के आसार इसके चेहरे पर न देख पाया। लंदन से वह इसके लिए कुछ चीज़ें भी लाया था जिसने बहुत खामोशी से रख ली थी। चीज़ें रखने पर शाहवेज़ की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई तो इसने बिहाने नजर चुरा ली। किसी को तोहफे न देने वाला आज अपने मकसद के हसूल के इस पर हज़ारों पाउंड्स लुटा रहा था। नफ्स प्रस्त इंसान, इसने तनफ्फर से सोचा। इसे यूनी न चाहते देखकर इसने पूछा ज़रूर था, मगर इसने झूठ सच मिलाकर इसे मुतमिन कर दिया था। न जाने इसने यकीन किया भी था या नहीं, मगर वो खामोश हो गया था। इसकी खोजती नज़रों से बचने के लिए भी वो घर से फरार चाहती थी, जो यूनी जाने की सूरत में मुमकिन न था।
काश वो जान सकती कि आज एक बार फिर इसका इस प्रोफेसर से सामना होने वाला तो वो कभी वहाँ दोबारा मुँह कदम न रखती। क्लास के बाद वो बिल्डिंग के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। बिल्डिंग का ये हिस्सा ज़रा सुनसान रहता था। बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते थे, जबकि नबिहा को रश से उलझन होती थी, इसलिए वो ज़्यादातर यही रास्ता इस्तेमाल करती थी। बंदा पूछे तुसी सुनसान वाली जगह ते जाके दूजे नूं आप इनविटेशन देना कि आई हो। डंगर जी ना होए थे अकलो पैदल। बिल्डिंग से निकलकर अब वो सर झुकाए सोचों में गुम 3 बिल्डिंग्स के दरमियान बनी सड़क पर चल रही थी जब इसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अपनी चीज़ें तो आकर ले जाओ मेरे ऑफिस से डियर। करंट खाकर इसने पीछे देखा, वो इससे कुछ फासले पर खड़ा कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। एक बार फिर इसे सामने देखकर इसके वजूद पर लर्जा तारी हुआ। खौफ और दहशत से इसके होंठ कँपा रहे थे। अपने और इस जानवर के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए इसने अगले लम्हे भागना शुरू कर दिया, जबकि पीछे से इसका मकरू कहका सुनाई दिया। वो आंसू की बहती लड़ियों समेत अंधाधुंध भाग रही थी जब वो दूसरी बिल्डिंग से निकलते शख्स से बुरी तरह टकराई। वो अगर नबिहा को थाम न लेता तो अब तक वो मुंह के बल गिर चुकी होती। नबिहा, क्या हुआ? तुम किससे भाग रही हो और इतना डरी भी क्यों? इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे की तरफ देखते हुए शाहबेज ने तशवीश से पूछा। इसके कांपते वजूद सुर्ख होती आंखों और खौफजदा चेहरे को देखकर इसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ था। क्या हुआ? प्लीज़ बताओ मुझे। शाहबेज ने इसके बाजुओं को झंझोड़ते हुए अब की बार तेज़ आवाज़ में पूछा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मम्मा, मुझे अभी घर जाना है, कपकपाते हुए होंठों से इसने बमुश्किल बताया। आओ चलो। कुछ सोचकर शाहबेज ने मजीद पूछने का इरादा तर्क किया और इसके आंसू अपने पोरों पर चुनते हुए इसे चलने को कहा। इसके साथ चलते हुए नबिहा ने बहुत मजबूती से इसके बाजू को जकड़ा हुआ था, जैसे इसे खो जाने का खौफ, और वो बार बार पीछे मुड़कर न जाने की तलाश कर रही थी। गाड़ी के नज़दीक पहुंचकर शाहबेज ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो वो तेज़ी से इसमें बैठ गई। शाहबेज को इसका अंदाज़ बहुत अजीब सा लग रहा था। वो अब तक किसी खौफ के ज़ेर असर थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो गाहें बगाहें सड़क से नजरें हटाकर इसे सोचती हुई नज़रों से देख लेता था। वो मुसलसल चेहरा शीशे की तरफ मोड़े लब भेजे बैठी थी कि ज़बत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चंद लम्हों बाद इसे गाड़ी रुकने का एहसास हुआ, मगर ये इनका घर नहीं था। इसने बेसाख्ते शाहबेज की तरफ देखा। वो इसे ही देख रहा था, आंखों में तशवीश और बेशुमार सवाल लिए। चंद लम्हों तक वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर नबिहा का ज़बत जवाब दे गया। अब की बार वो अपनी सिसकियों का गला घोंटने में नाकाम रही और चेहरा हाथों में छुपाकर बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा साबियत पड़नी? प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ? वो इसके लहजे में इल्तिजा थी। वो प्रोफेसर विलियम्स। और फिर दिलगिरफ्ता लहजे में इसे सब बता दिया जो इस पर गुजरी थी। इसकी बात सुनकर तारीख सा साया लहराया था शाहबेज के चेहरे पर। बात मुकम्मल होने पर इसने सख्ती से अपने होंठ भेजे थे। वो अब सामने सड़क पर देख रहा था और इसकी आंखें, नबिहा को खौफ आया इसकी लाल अंगार आंखों से। अपना थुक फूल फाल पकड़ वो खौफजदा नज़रों से देख रही थी, मगर शाहबेज इसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। चंद लम्हों बाद इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घर की तरफ बढ़ने लगा। वो इतनी तेज़ ड्राइव कर रहा था कि कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर इसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। नबिहा ने बहुत बार चाहा कि इसे आहिस्ता चलाने को कहे, मगर इसके चेहरे के पथरीले तासुरात देखकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर इसे घर के सामने उतारकर वो जन से गाड़ी उड़ा कर ले गया। अगले दिन नोटिस बोर्ड पर प्रोफेसर विलियम्स का एक कार एक्सीडेंट में ज़ख्मी होने का नोटिस लगा हुआ था। तफसीलात में लिखा था कि इनकी गाड़ी पुलिस को गहरी खाई में गिरी मिली थी। प्रोफेसर बचा कि मार गया? इधर ही वैसे जेडे होंदे ना उन्होंने तो मरना बेहतर होता। धरती पे बोझ, गंदगी। नोटिस बोर्ड पढ़कर इसे बेसाख्ता शाहबेज के पथरीले तासुरात याद है। न जाने कि इसे पूरा यकीन था कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसे एक्सीडेंट की तरह पेश किया गया था। वो ये भी जानती थी कि ज़रूर शाहबेज ने इसे ज़ख्मी किया। देख किड्डा यकीन अपने बंदे थे। बेसाख्ता इसने छुड़छुड़ी ली थी। क्या वाकई वो इतना शिद्दत पसंद है कि एक प्रोफेसर को कत्ल कर दे महज नबिहा का बदला लेने के लिए? इस दिन इसे छोड़कर न जाने वो कहाँ गया था और फिर रात बहुत देर से लौटा था। इन दोनों के दरमियान इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह मामूल के मुताबिक बहुत नॉर्मल लहजे में इसने बात की थी। बज़ाहिर तो बहुत पुरसकून दिखाई दे रहा था नबिहा को। फिर नाश्ते के दौरान इसने बहुत दो टोक लहजे में इसे बताया कि आज से वहीं से यूनी लेकर जाएगा और वापसी भी इसी के साथ हुआ करेगी। और जब नबिहा ने इनकार करना चाहा तो बहुत सर्द लहजे में मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं कहकर बात ही खत्म कर दी। अब वो पिछले एक हफ्ते से इसी के साथ ही आती और जाती थी। शाहबेज का कॉलोनी में अब कोई काम नहीं होता था, यूनी में अब कोई काम नहीं होता था, मगर फिर भी इसे छोड़कर वापस जाने के बजाय अक्सर वो वहीं रहता था। और जब कभी इसे किसी काम से जाना पड़ता तो हर थोड़ी देर के बाद वो इसे टेक्स्ट या कॉल करके इसकी खैरियत ज़रूर पूछता। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? वो सोचों में गुम थी जब इसे शाहबेज की आवाज़ सुनाई दी। इसने चौंक कर इसे देखा। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा इसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। आप यहाँ? इसे सामने देखकर वो बौखलाहट से खड़ी होगी। हाँ, मैं लेक्चर हॉल के बाहर इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। लेक्चर ख़त्म हुए 20 मिनट हो चुके, तुम अकेली बैठी यहाँ क्या कर रही हो? इसने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, बस आ ही रही थी। चले? अपनी चीज़ें समेट कर इसने चलने को कहा। चलो कैफ़े चलते हैं, बहुत शदीद भूख लग रही है मुझे। बिल्डिंग से बाहर आकर शाहबेज ने कहा तो गहरी सांस लेकर इसने सर हिलाने पर इत्तफा किया। आज शाम मैनचेस्टर आर्ट गैलरी में बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है। शाम में तैयार है ना? मैंने 2 पासेस लिए हैं।
अपना पसंदीदा बर्गर खाते हुए इसने इत्तला दी। नहीं, मुझे नहीं जाना, काम है बहुत। नबीहा ने धीमे लहजे में इनकार किया। कल वीकेंड है, कल कर लेना। इसने कोई अहमियत नहीं दी इसके इनकार को। नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप किसी और के साथ चले जाएं। आजकल वैसे भी बहुत परेशान थी, उसे तफरीह सूझ रही थी। मैंने मशवरा नहीं मांगा, फ़ौरन सर्द लहजे में जताया गया। आप समझ क्यों नहीं रहे? इसने बेबसी से होंठ चबाए। तो तुम समझा दो, बेनियारी से बर्गर का लुकमा लेते हुए जवाब दिया। प्रोफेसर विलियम्स को आपने मारा ना? नताइज की परवाह किए बगैर इसने आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लिया। नहीं। बहुत देर इसे संजीदगी से देखने के बाद शाहवेज ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मुझे पता कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस दिन मुझे ड्रॉप करने के बाद आप इसे मारने गए थे, है ना? नबीहा ने पुर यकीन लहजे में कहा। चलो कितने तो नबीहा बीबी ने अपनी अक्ल इस्तेमाल की थी। तुमने पुलिस को अंधा समझ रखा है ना? मैडम, ये मैनचेस्टर की पुलिस है। नबीहा सलमान ने जिसे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाए। वो पुरसकून सा बैठा हुआ बर्गर खा रहा था कि जैसे ऐसे ज़रूरी कोई काम नहीं। अगर इन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिलता तो इस वक्त मैं जेल में होता, यहाँ तुम्हारे साथ बैठा ये बर्गर इंजॉय ना कर रहा होता। इसने तंज़ के लहजे में बात मुकम्मल की। शाहवेज का मुतमिन चेहरा देखकर इसे लगा कि शायद वो सच बोल रहा, क्योंकि कोई भी नॉर्मल शख्स एक इंसान को कत्ल करके इतना पुरसकून नजर नहीं आ सकता था। मगर एक बार फिर वो धोखा खा गई थी। इसे चेहरों पर लगे नकाब के पीछे असल कहानी पढ़ना कभी भी नहीं आ सकता था। देखिए शाहवेज ही सी, बल्कि वो जो फर्स्ट सीन नहीं था जिसमें किसी को मार के खाई में फेंक रहा होता, वो प्रोफेसर विलियम्स ही सी। और शाहवेज इसीलिए मुतमिन था कि इसके सामने बैठी लड़की कम अज़ कम चेहरा शनास नहीं थी। अब अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो कोई और बात कर लें। इसे खामोश देखकर शाहवेज ने जताया तो वो भी मनफी सोचों को झटक कर खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। हाय हाय। इससे यूनी में शाहवेज का मैसेज मिला कि आज वो सबवे से घर चली जाए, वो कहीं मसरूफ़ है। पिछले 2 महीने में ये पहली बार हुआ था, इसलिए इतने दिनों बाद अकेले जाने से अजीब लगा। घर के अंदर दाखिल होकर इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ जिससे वो कोई नाम ना दे पाई। ओह, तो जनाब आ गए वापस अपनी असलियत पर। लाउंज में रखी मेज़ पर मौजूद बोतल को देखकर इसने तमस्कर से सोचा। आज बहुत अरसे बाद इसने इस मशरूब की नजस बू एक बार फिर घर में महसूस की थी, वरना पिछले कई महीनों से शाहवेज के दोस्तों के साथ साथ इस मशरूब का घर में पाया जाना ना होने के बराबर था। एक बार फिर वही सब शुरू हो जाएगा, इसने अफसुर्दगी से सोचा। शावर लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद इसने पहले खाना बनाने का सोचा और यूं ही गीले बालों को खुला छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। किचन में काम करते हुए आहट का एहसास होने पर इसने पीछे मुड़कर देखा, वहीं साख्त हो गई। वो जो कोई भी था बहुत फुर्सत से इसका जायजा ले रहा था। इसकी खुमार लुत्फ़ आंखें इसके वजूद पर जमी हुई थी। कौन हो तुम, और अंदर अंदर कैसे आए? इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात सामने खड़े मर्द ने दिलचस्पी और हैरानी से देखे थे। इसने बेतकल्फ़ी से मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। शाहवेज अभी घर पर नहीं है, आप प्लीज़ बाद में आ जाइएगा। वो नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो हो मुझे कंपनी देने के लिए, फ़िक्र न कर, वो नाराज़ नहीं होगा। हमने बहुत बार बहुत कुछ शेयर किया। इसने मानी खेरी से कहा तो इसकी बात समझकर वो गुस्से से सुरख हो गई। आप जो समझ रहे मैं वो नहीं हूँ, रास्ता छोड़े मेरा। गुस्से से कहती हुई वो इसे साइड धकेल कर किचन से बाहर निकली थी। इसने इसका बाजू थाम कर रोका। इस जरूरत पर तैश में आकर नबीहा ने बेख्तियार इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। तुम्हारी ये हिम्मत, अब देखता हूँ कैसे भागती हो मुझसे। थप्पड़ खाकर एक लम्हे को तो वो साख्त हो गया, मगर अगले लम्हे इसने सख्ती से इसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर अपनी तरफ खींचा। खुद को आज़ाद कराने के लिए इसने मुकेश की गर्दन को दोनों हाथ रखकर दबाना चाहा। इस लम्हे शाहवेज घर में दाखिल हुआ। लाउंज का मंजर देखकर इसे अपना वजूद आतिश फशां पहाड़ की मानद फटता हुआ महसूस हुआ। इसे किसी मर्द की पुश्त नजर आई और साथ ही नबीहा के हाथ भी। कोई भी देखने वाला यही समझता कि वो दूसरे में गुम है। यू बास्टर्ड। खोलते दिमाग के साथ वो आगे बढ़ा और मुकेश को झटके से नबीहा से अलहदा किया। इस दोनों की सांसें बेतहाशा फूली हुई थी और इसे देखते नबीहा रोते हुए तेजी से शाहवेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जैसे वो इसकी ढाल हो। जबकि मुकेश बफरे हुए शाहवेज को देखकर बौखला गया। शाहवेज ने इसे कॉलर से पकड़ा और इसे 2-4 घूंसे लगाए। नशे में होने की वजह से मुकेश जवाबी कार्रवाई करने से कासिर था। दफ़ा हो जाए यहाँ से अभी और इसी वक्त। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। गुस्से से दरवाजे की तरफ घसीटते हुए शाहवेज चलाए, फिर इसे दरवाजे के बाहर फेंक कर वापस पलटा। शाहवेज। नबीहा तेजी से आगे बढ़ी और इसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो तो समझी थी कि हमेशा की तरह इसके आंसू साफ करेगा, मगर ये क्या? शाहवेज ने एक झटके से खुद से दूर किया था। कितनी बड़ी एक्टर हो तुम। लो डंगर साहब खुद गलत फहमी के शिकार हो गए। कितनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। कब से चल रहा है ये चक्कर? शाहवेज ने तल्खी से कहा तो बेयकीनी से इसे देखने लगी। शाहवेज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती इसे। आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। तड़प ही तो गई थी तो वो इसकी आंखों में अपने लिए शक देखकर, मगर अगले लम्हे पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे खामोश करवा दिया। शट अप। वो थाड़ा। बड़ी नमाज़ों में पर्देदार बननी फिरती हो, मेरे सामने खुले सर तक नहीं आ सकती, मगर अपने यार के सामने बगैर चादर के मौजूद थी। कितने मरे से इसके गले में बाहें डालकर तुम खड़ी हुई थी। मैं तुम्हें क्या समझने लगा था? लाना तो मुझ पर। मेरे वालों भी 2 लान था, मेरे वालों भी, बल्कि मेरे वालों 4 लान था। हाथ दोनों हत्था दिए भी तो दोनों पैरा दिए मैं, डंगर आदमी।
जो मैं तुम्हारी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम तो इन लड़कियों से भी गई गुजरो जो रोज़ मेरे साथ होती हैं। वो कम अज़ कम मुनाफिक नहीं होती तुम्हारी तरह। इतनी मासूम शक्ल के पीछे इतना गिरा हुआ किरदार होगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, मुझे धोखा दे रही थी ना। अब देखना क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। शायद का बस नहीं चल रहा तो अपने इसे ज़िंदा दफन कर दे, जबकि नबीहा बिल्कुल खामोश थी और गुमसुम सी इसे देखे जा रही थी। कुछ देर बाद एक धमाके के साथ दरवाज़ा बंद हुआ और वह शिकस्तगी से ज़मीन पर बैठती चली गई। पहली बारी तेरे ते ट्रस्ट करके तेरे वाल वधी सी तो डंगरा, तो पहली बारी तेरा ट्रस्ट ब्रेक कर देता, उस पर ट्रस्ट ना करके चवल आदमी गल्लां ते दा मार के ते बड़ा दुद्ध तो लिया होंदा। ये सही है, खुद बेशक जितने मर्जी गंदगी और गुनाह में लुथड़े में हों, बीवी इनको पकीज़ा और साफ़ सुथरी चाहिए। पुलिस की इत्तला मिलते ही वो फ़ौरन घर वापस आया। तब वहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेडियर की बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो शानदार बंगला इस वक्त आग की लपेट में था। वो तेजी से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा जब एक पुलिस ऑफिसर ने इससे आगे जाने से रोक दिया। मुझे अंदर जाना है, मेरी बीवी अंदर, वो बेताबी से चिल्लाया। जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाता तुम अंदर नहीं जा सकते। इंतज़ार करो, ये मेरा घर है, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं अंदर जाने के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो अकेली है अंदर। इस बार इसने बेबसी से कहा, मगर मुकाबिल ने तंजीदा नज़रों से देखते हुए नफ़ी में सर हिलाई। बेचैन और मुस्तरिब नज़र सामने चलती इमारत पर डालकर वो शिकस्ता कदमों से चलता हुआ वापस पलट गया। इस पुलिस ऑफिसर को इसकी हालत पर बेख्तियार तरस आया, मगर वो इसके लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय दुआ के। तकरीबन 1 घंटे बाद जब आग पर काबू पा लिया गया तो वो कुछ अफसरान की मैयत में अंदर की तरफ भागा। वुडन फ्लोर और फिनिशिंग होने के बाद इस पूरा घर जल चुका था। नबीहा को पुकारते हुए तेजी से इसके कमरे की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय जली हुई चीज़ों के। हमने पूरा घर देख लिया, यहाँ कोई भी नहीं है। हो सकता है कि वो बाहर चली गई, आग लगते। तुम इसे कॉल करो। परेशानी में इस तरफ तो इसका ध्यान गया ही नहीं था। मोबाइल निकाल के इसने नबीहा के नंबर पर कॉल मिलाई, मगर वो बंद था। काफ़ी बार कोशिश करने के बाद वो भी इसका नंबर बंद मिला था। बन जा रहा है, इसने बेबसी से होंठ चबाए। कोशिश करते रहो, हो जाएगी बात। घर में कोई होता तो डेड बॉडी तो मिल जाती। अफसर ने पेशा वराना लहजे में कहा तो शाहवेज ने एक सुरखती हुई नज़र इस पर डाली। यह आग हादसे की बजाय सोचा समझा प्लान भी तो हो सकती है। हम कुछ पूछगछ करें, आसपास लोग हैं, तुम्हें किस पर शक है? नहीं, मुख्तसर जवाब आया। ठीक है, हम अब चलते हैं। अगर तुम्हारी बीवी वापस ना आए और सुबह तक तो हमें बताना, हम तलाश शुरू कर देंगे। इनके जाने के बाद फिर इसने नबीहा के नंबर पर कॉल्स मिलाना शुरू कर दी, मगर वो मुसलसल बंद था। वो एक बार फिर नबीहा के कमरे में दाखिल हुआ। फिज़ा में जलने की बू फैली हुई थी, मगर इसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वो इसके ज़ेरे इस्तेमाल एक एक चीज़ को छूकर इनमें इसका लम्स तलाश करता रहा। इसकी जली हुई टेबल और कुर्सी पर, इसके बिस्तर पर, यहाँ तक के अलमारी में रखे इसके जले हुए कपड़ों पर भी। बिलाखिर थक कर वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और बेआवाज़ रोने लगा। इसकी आंखों में दुख और पछतावा था। इसे चंद घंटे पहले गुजरा वाक़या भूल चुका था। याद था तो बस इतना कि नबीहा इसे छोड़कर चली गई है। तू तो बहुत चंगे करतूत खोल के गया सी ना चंद घंटे पहले, तो हाले भी तेरे इंतजार 'च बैठी रहिंदी, अगर जो सड़ मर जाती तो तेरे छड़ के न जाती। मेरे अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, इसे अपने अमान में रखना। वो जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द वापस आ जाए सही सलामत। मैं वादा करता हूँ तुझसे अब इसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, कभी भी इस पर शक नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ बहुत पाक और मासूम है, कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। अल्लाह मुझे अपनी गलतियों की इतनी कड़ी सज़ा मत देना, इसे मुझे लौटा दे मेरे मालिक। और फिर ज़िंदगी में शायद पहली बार इसकी पेशानी रब के सामने सजदे में झुकी थी। वो भीगी आंखों से इसकी सलामती और वापसी की दुआ मांग रहा था। खुश नसीब होती है वो औरत जिसे पाने के लिए मर्द सज तो मिल्तजा करता है अपने रब से, और नबीहा बिलशबा खुश नसीब औरत थी। आहो बेशक खुश नसीब औरत सी, लेकिन खुश नसीब औरत ने भुगतिया भी बहुत कुछ है, ऐसी बदनसीब डंगर दी वरत हो। बिलाखिर इसका इस्तराब कुछ कम हुआ और वो घर से बाहर आ गया और फ्रंट लाइन की दीवार पर बैठ गया। रात के 2 बज चुके थे। तकरीबन 8 बजे के करीब वो घर से निकला था। पिछले 6 घंटों से वो लापता थी और न जाने कहाँ चली गई थी वो। तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, यहाँ बहुत ठंड है। आवाज़ पर चौंक कर इसने सर उठाकर देखा तो सामने बने घर में रहने वाली 60 साल मिसेस आस्टन खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, आंखों की नमी साफ करते हुए इसने धीमे लहजे में कहा। मैं यहाँ अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ गई तो मुझे ना पाकर परेशान हो जाएगी। आ जाएगी वो, तुम परेशान ना हो, बहुत अच्छी लड़की है वो, आते जाते पूछती रहती है मेरा हाल चाल। हो सकता है आगे वजह से घबरा कर इसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया हो। इन्होंने इसे तसल्ली दी और साथ ही इसकी तारीफ़ भी की, मगर शाहवेज़ इनकी आखिरी बात पर चौंक गया। दोस्त? इसने नासमझी से पूछा। हाँ, मैंने इसे अपने घर की खिड़की से एक लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। लड़की? कौन थी वो? इसके लहजे में बेताबी थी। ये तो मुझे नहीं पता, तुम इसे फ़ोन कर लो। इन्होंने लाइलमी का इजहार किया तो साथ ही मशवरा भी दे दिया। इसने एक बार फिर कोशिश की, मोबाइल हाथ में पकड़े हसरत और उम्मीद लिए इसकी स्क्रीन नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी।
वहाँ नबिहा के नाम के साथ साथ इसका नंबर भी लिखा नजर आ रहा था। नंबर को बगौर देखते हुए अचानक इसके जहन में एक ख्याल कौंधा। तेरी से कॉल काट कर इसने अपनी फ़ोन बुक से अपने एक दोस्त का नंबर निकाला और इसे कॉल करने लगा। वो मोबाइल नेटवर्क कंपनी में जॉब करता था। इसके ज़रिए से वो नबिहा का नंबर ट्रेस करवा सकता था कि बंद होने से पहले नंबर किस जगह पर था। इसने शाहवेज़ को कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। शुक्र है कि इसकी नाइट ड्यूटी थी। कुछ देर के बाद इसे अपने दोस्त का टेक्स्ट मिला तो वो सूरत से गाड़ी की तरफ बढ़ा। चलो शुक्र है पहुँच गए होते। इसकी आंखों में सुनाटा था, मोट का सुनाटा। लत्थे की मानित सफ़ेद पड़ते चेहरे और कब्र की सी वीरान आंखें देखकर कोई भी नहीं इसे जिंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था। हाँ, वो एक लाश की मानित बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। इसे अब भी शाहवेज़ की खुद पर गड़ी बेतबार नजरें बेचैन कर रही थी। अच्छा, बताने के नबिहा किधर गई? वो इस वक्त मार्टिन के घर पर थी। शाहवेज़ के घर से निकलते से पहले तो कितनी बहुत देर वो अपनी स्याह किस्मत और बेबसी पर रोती रही, और फिर इसने फैसला किया अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मगर अपने किरदार पर उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और ना ही शाहवेज़ की नज़रों में बेतबारी देख सकती थी। बस बस कर दो, और कितना रोना है? इसे गमगीन हालत में बैठा देखकर मार्टिन ने उकताकर पूछा, छोड़ तो आई हूँ इसका घर, अब बस अब मत याद करो इस बेहिस शख्स को। कितने आराम से इसने मुझे बद किरदार कह दिया। वो ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। इतने माह से मैं इसके साथ रह रही हूँ, फिर भी इसे पता नहीं चल सका कि मेरा किरदार क्या है। आज तक इसके साथ रवा रखे गए किसी भी बुरे सलूक ने नबिहा को इस तरह जियत नहीं दी थी जितनी आज इसकी बेतबारी ने दी थी। अच्छा, प्लीज़ भूल जाओ सब और कुछ खा लो, फिर तुम्हें सुकून आवर दवा दे दूंगी ताकि तुम सुकून से सो सको, वरना सारी रात यूं ही बेचैन रहोगी। शुक्रिया मार्ट, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम ना होती तो मैं न जाने कहाँ जाती। नबिहा ने शुक्रगुजारी से कहा। मार्टिन की शक्ल में से एक मुखलिस दोस्त मिली थी। दोस्ती की तो निभानी भी तो है, बस अब सब फिक्र छोड़ दो, आराम से यहाँ रहो। वो तुम्हें यहाँ कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तुमने इसे मेरे बारे में तो नहीं बताया हुआ ना? मार्टिन के चेहरे पर तशवीश थी। नहीं, इसने पुरयकीन लहजे में नफ़ी की। मार्टिन जोसेफ ने नबिहा सलमान को पहली बार हिटन पार्क में झील के किनारे बने बेंच पर देखा, जहाँ वो दुनिया से बेखबर न जाने किन सोचों में गुम थी। इसकी मासूमियत, खूबसूरती और चेहरे पर लिखी तन्हाई को देखते मार्टिन को एहसास हुआ कि इसे अपना नया शिकार मिल गया। देखे मत क्या सी ना, और मार्टिन ने कोई जवल मारनी है। अदया खोते ने साढ़े नबिहा खोते ने ना ट्रस्ट कर लेते होते थे। वो एक बैनुल अक़वामी तंजीम की मेंबर थी जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लड़कियां अगवा करके इन्हें हाई प्रोफाइल शख्सियात को खुश करने के लिए इस्तेमाल करती थी और बदले में इनसे मराद लिया करती थी। नबिहा जैसी सीधी और बेवकूफ़ लड़की को शीशे में उतारना इस जैसी शातिर लड़की के बाएं हाथ का काम था। पहली मुलाकात में इसने दोस्ती कर ली। शुरू में इसने नबिहा को बिल्कुल नहीं गुरेदा। ज़्यादातर वो अपने ही मुतल्लिक छोटी कहानी सुनाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मार्टिन पर एतबार करना शुरू कर दिया और बिलाखिर एक दिन खुद ही इसने अपने बारे में सब बता दिया। इसकी शादीशुदा होने का सुनकर इसे अफसोस हुआ था कि इतने महीने इस पर ज़ाया किए, क्योंकि इनकी तंजीम का असूल था कि ऐसी लड़की को इस्तेमाल किया जाए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। मगर फिर शाहवेज़ की नबिहा के लिए नफरत बेजारी का सुनकर इसे थोड़ा हौसला हुआ कि अगर वो नबिहा को अगवा कर ले तो शाहवेज़ कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो खुशी होगा। बहुत बार इसने नबिहा को अपने घर चलने की दावत दी मगर इसने हर बार इनकार कर दिया। मगर फिर किस्मत इस पर मेहरबान हो ही गई और आज खुद नबिहा ने इसे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। जब वो इसके घर पहुंची तो इसने सारा किस्सा इसे सुना दिया। मार्टिन को सुनहरी मौका मिल गया था इसे अपने साथ ले जाने का। इसी ने नबिहा को मशवरा दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मंजर से हट जाए और बगैर बताए इसके साथ चले, ताकि शाहवेज़ को एहसास हो अपनी गलती का। और इस बेवकूफ़ लड़की ने आंखें बंद करके इसकी बात मान ली। बहुत ही डंगरा सच्ची नबिहा किलो पैदल, बहुत ज़्यादा। जब नबिहा अंदर कमरे में ज़रूरी सामान लेने गई तो बहुत होशियारी से इसने गैस बर्नर ऑन कर दिया और बाहर निकलते हुए इसने नबिहा से छुपाकर अपने हाथों में जलता सिगरेट किचन की तरफ उछाल दिया। ऐसा इसने इस सोच के साथ किया था कि जब शाहवेज़ को आग का पता चलेगा तो वो यही सोचेगा कि इश्तियाल में नबिहा ने इसके घर को आग लगा दी। गुस्से में आकर आग लगाकर घर से चली गई और नतीजतन वो भी गुस्से में इसे न ढूंढे। घर आकर इसने बहुत आसानी से इसका मोबाइल ऑफ कर दिया और यही इससे गलती हुई थी। वहाँ आग लगाने वाले मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में वो इतनी मसरूफ़ थी कि नबिहा के फ़ोन की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया, वरना वही शाहवेज़ के घर पर ही इसका फ़ोन फेंक आती और नबिहा को कुछ खबर ना होती, क्योंकि नबिहा को इस वक्त किसी भी चीज़ का होश नहीं था। अब वो इसे कॉफ़ी में बेहोशी की दवा डालकर दे रही थी ताकि अगले मरहले की तरफ बढ़ सके। नबिहा मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी, इसलिए अब अपना काम सुकून से कर सकती थी। अभी इसने एक दो तस्वीर ही ली थी कि डोरबेल बजी। इस लगा मंसूबे के मुताबिक जैक आया होगा ताकि नबिहा को रातों रात ही यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जा सके। कैमरा बेड पर रखकर वो कमरे से बाहर और बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक अजनबी खड़ा था। नबिहा कहाँ है? शाहवेज़ ने बेताबी से पूछा। कौन नबिहा? मैं किसी नबिहा को नहीं जानती, जाओ तुम। इतने देरी से दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर शाहवेज़ ने अपनी टांग फंसाकर मार्टिन को ज़ोर से पीछे की तरफ धकेला तो वो साथ रखी टेबल से टकराकर नीचे गिरी। नबिहा, नबिहा कहाँ हो तुम? वो ऊंची आवाज़ में से पुकारा था। यहाँ कोई नहीं, कहा ना मैंने।
टांगों से उठती टीसों को नज़रअंदाज करके वो दोबारा उठी, क्योंकि वो अपने इतने महीनों की मेहनत को ज़ाया नहीं कर सकती थी। शट अप, सीधी तरह से बताओ वो कहाँ है। तुम्हारे घर का पता मालूम करते करते मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि तुम किस किस्म की शोहरत रखती हो इस इलाके में, शाहबेज ने गुर्रा कर कहा। अब अगर तुम जान ही चुके तो सुन लो, मैं इसे आगे बेच चुकी हूँ। अब केस ने मुस्कुराकर पुरसुकून लहजे में कहा, यू बिच, हाउ डेयर यू। इसके इंकशाफ पर शाहबेज गुस्से से आउट होते हुए इसकी तरफ बढ़ा और इसे बालों से पकड़ लिया। बताओ मुझे, कहाँ है वो, बताओ, वरना अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। पहले भी इसके लिए मैंने इसके प्रोफेसर को मारा था, वो खुशकिस्मत था, जिंदा बच गया, पर तुम नहीं बचोगी। ना जाने इसके जहरखंद लहजे में ऐसा किया था कि मार्टिन को इसकी आंखों की सुर्खी से बेपनाह खौफ आया। बाबा, बताती हूँ। वो अंदर है कमरे में। बफरे हुए शेर की आंखों में इंतकाम के शोले चलते देखकर वो मिनमिनाई। एक झटके से शाहबेज ने इसे फर्श पर पटका और लंबे लंबे डग भरता कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि टेबल पर सर लगने की वजह से गर्म सुर्ख सियाल इसकी पेशानी को खून आलूद कर रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसे बेड पर बेहोश पड़ी नजर आ गई, और किस हाल में नजर आई इसे कहीं मालूम होता कि इसे बिना हिजाब के देखने की ख्वाहिश इस तरह और इस जगह पूरी होगी तो वो मरकर भी ख्वाहिश न करता। शाहबेज का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। एक मासूम और 7 पर्दों में रहने वाली लड़की को वो किस दलदल में पहुंचा चुका था। लब फेंचे वो सिसकियों का गला घोंट रहा था, वरना दिल तो चाह रहा था कि यहीं बैठकर वो धाड़े मार मार कर रोए। बहुत हिम्मत और ज़ब्त के साथ वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और इसके वजूद को ढांपने के बाद इसे मताए हयात की तरह अपनी बाजू में समेट लिया। जाते जाते इसकी नज़र बेड पर रखे कैमरे पर पड़ी। कुछ सोचकर इसने कैमरा भी उठा लिया और मार्टिन पर एक आखिरी नज़र डालता तेजी से बाहर निकला। मार्टिन वेडी सानी ना बख्श दिता। मार्टिन भी घर चग ला जाता, घर का बदला ही पूरा हो जाना सी, मार्टिन को इंतकाम मार्टिन मगर गंद को भी जान बच जानी सी बाकी कुड़ियां दी। पिछले 22 घंटों से सुकूनावर इंजेक्शन के जरिए से वो अस्पताल में बेसुध पड़ी थी। शाहबेज इसे सीधा अस्पताल लाया था। एडमिट होने के चंद घंटों बाद फौरी ट्रीटमेंट की वजह से होश भी आ चुका था, मगर होश में आते ही वो खौफजदा होकर दीवाना वार रोने और चीखने लगती थी। इसीलिए डॉक्टर ने मुसलसल ट्रैंकुलाइजर के जरिए से रखा हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक शदीद जहनी दबाव और अजियत की वजह से इसके साफ जवाब दे गए थे। इसे इस हाल में देखकर इस तरह और पछतावों में कई गुना इजाफा हुआ था। वो वेटिंग रूम में दाखिल हुआ और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून किया। इसकी आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रही थी। हर हर लम्हे इसके लबों से नबीहा की सेहतयाबी की दुआ निकल रही थी। कमरे में दाखिल होते नर्स ने अचंभे से शानदार से मर्द को देखा जो आंखें बंद की, हाथ दुआ के अंदाज में उठाए हुए जज़ब से दुआ मांग रहा था। इसे बेख्तियार रूम नंबर 105 की लड़की की किस्मत पर रश्क आया। रूम नंबर 105 की कुड़ी ने जो इन्हें किया ना, इस डंगर ने, अगर वो पता लग जाए तो फिर नर्स ਨੂੰ रश्क दी बजाय तरस आएगा। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसने अपने इर्द गिर्द देखना चाहा, मगर कमरे में फैली तेज रोशनी से आंखों में चुभती महसूस हुई। इसने सूरत से आंखें बंद कर ली, फिर चंद लम्हों बाद दोबारा आंखें खोली और पलके झपक झपक कर आंखों को रोशनी से आशना कराया। इसके सामने का मंजर वाज़ेह होता चला गया। वहाँ फूल ही फूल थे, गुलाब, ऑर्चर्ड, ट्यूलिप्स, लिली, ट्यूबरोज, डेजी, ब्लूबेल और भी न जाने कौन कौन से फूल जिन्हें वो पहली बार देख रही थी। मुख्तलिफ गुलदान और स्टैंड्स पर धनक रंग फूल सजे थे। वो पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। जब गेट वेल सून के कार्ड्स भी लगे थे। वो हैरान हुए कि इतने कार्ड्स और फूल इसके लिए कौन लाए। इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। एक डॉक्टर और नर्स और इनके पीछे खड़ा थका थका सा शाहबेज। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर ने खुश मिजाजी से पूछते हुए इसके नब्ज़ चेक की। इसने सर के इशारे से ठीक होने का बताया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से मुकम्मल ठीक हो जाओ। बहुत ख्वार करवा ली तुमने अपने बेचारे शौहर को। मुस्कुराकर हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए इसने एक दो और इसकी कैफियत के मुतालिक सवाल पूछे और फिर नर्स को दवा के मुतालिक मज़ीद हदायत देकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नर्स इसकी फ़ाइल खोलकर कदरे दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ सोच कर शाहबेज से सब के साथ आगे बढ़ा। इसे नज़दीक आता देखकर नबीहा ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? नबीहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हवस दूसरी तरफ ही देख रही थी। हाँ, एक आंसू बहुत आहिस्ती से इसके गाल पर से फिसल कर तकिए में जज़ब हो गया, जो शाहबेज की नज़र से पोशीदा न रह सका। वो लब फेंचे इसे देख रहा था। जर्द चेहरा लिए वो बहुत निढाल लगी थी। आंखों के बड़े स्याह हल्के बहुत नुमाया थे। न कहा तो कमज़ोरी साफ आई थी चेहरे से। ये फूल खूबसूरत है ना, तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर पड़े, इसीलिए मैंने इस अस्पताल की इंतज़ामिया की हज़ारों मिन्नत करने के बाद इन्हें यहाँ सजाया। वो अब भी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि शायद वो एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाकर इसकी कोशिशों को सराहे, मगर वहाँ मुकम्मल लाताल्लुकी और गहरी चुप थी। नर्स जो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, अब बहुत गौर से नबीहा का स्पाट चेहरा और सर्द रवैया और शाहबेज का थका और बिखरा हुआ अंदाज मुलाहजा कर रही थी। इसे इस वक्त नबीहा बहुत कठोर और संगदिल लगी। खूबसूरती ने इसे कुछ ज़्यादा बददिमाग और मकरूर बना दिया था। मेरे लिए दिलकश फूल लाए और मैं तो एक लम्हे में अपना सारा गुस्सा भूल जाऊँ। ये बेवकूफ़ लड़की। सिस्टर जी, ऐसे हुए तो तेरे ऐसे कोई बोलने ले आंदा, तो बाकी डोंट जज
जज अ बुक बाय इट्स कवर। यही होता है ना, हाँ, किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। इसने गहरी सांस लेकर सोचा और फाइल रखकर बाहर चली गई। प्लीज़ कुछ तो बोलो ना। बहुत देर इसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद इसने धीरे से कहा, प्लीज़। इसके लहजे में इल्तिजा थी। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। चुप टूट गई थी। इसने कहा भी तो क्या। इसकी बात पर शाहवेज ने दुख और बेयकीनी से इसे देखा। वो अब कैसे जा सकती थी इससे दूर। प्लीज़ ये मत कहो, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे और मौका दो। शाहवेज ने बेखते इसका हाथ थामा, जिसे नबीहा ने करंट खाकर एक झटके से छुड़ाया था। अगले ही लम्हे, हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। वो तैश में आकर चिल्लाई, मैं तो बदकिरदार हूँ, बाकिरदार शरीफ इंसान, हमारा कोई जोड़ नहीं, इसलिए वापस जाना मुझे। अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ जहन्नुम में नहीं रह सकती। प्लीज़ यूँ मत जाओ। क्या ये वही शाहवेज था जो नबीहा को लाहे इस मकसद से, ताकि उसे इतना जिद करेगा कि नबीहा खुद इसे छोड़ने की बात करे। और आज ऐसा हो रहा था तो इसे तकलीफ़ क्यों हो रही थी इसके अल्फाज से। इसके दूर जाने का ख्याल इसे जिंदा दरगोर क्यों कर रहा था। वो तो यही चाहता था कि वो खुद छोड़ जाए इसे, फिर वो अब क्यों रोक रहा था। और अब तो मेरा वजूद नापाक हो चुका है, न जाने मेरे साथ क्या हो चुका। अब तक तो मेरी तस्वीरें पूरे शहर में फैल चुकी होंगी। वो किसी गैर मरई नुक्ते को देखकर बड़बड़ाई, नहीं ऐसे मत कहो। वो तड़प ही तो गया था इसकी बात सुनकर, मगर नबीहा ने जैसे सुना ही नहीं था। वो तो तेना लही कोशी होना चाहिए जो तू उतना किता ना कुड़ी देना। वो इस वक्त यूके के चौथे मसरूफ तरीन स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर बैठा आती जाती ट्रेनों को और इनमें से निकलते लोगों को देख रहा था। इतने रश के बावजूद वो खुद को तन्हा और अकेला महसूस कर रहा था। वो जो कभी बहुत सोशल हुआ करता था, आज इस भीड़ में उदास और अजनबी लग रहा था। तो आज इसे गए हुए 1 माह 21 दिन और 14 घंटे हो गए। वो तो मिनटा थे सेकंड साहब नहीं लाया। मैथ कमज़ोर है क्या। इसने आंखें मूंद कर बेंच की पुश्त से टकाते हुए सोचा। इसके जहन में शहरियार और सबीहा के बोले के अल्फाज गूंजने लगे जो नबीहा के पाकिस्तान पहुंचते इन्होंने फ़ोन पर गए थे। तुमने हमें बहुत मायूस किया शाहवेज, शहरियार ने कहा था। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपनी मरी हुई बहन के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। क्या बन के वो यहाँ से गई थी और क्या बना के तुमने इसे वापस भेजा। वो चिल्ला नहीं रहे थे, बस दुखी लहजे में बोल रहे थे, शिकस्ता और मायूस कुन। मैंने तो ये सोचकर तुम्हारे कहने पर इससे रब्ता ख़त्म किया कि तुम चाहते हो कि यहाँ के लोगों को भूलकर वो वहाँ के माहौल और लोगों में आसानी से एडजस्ट कर जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम इससे बदतरीन सलूक करने वाले हो, वरना कभी इसको वहाँ ना भिजवाता। शाहवेज, बहुत देर तक सबीहा खामोश रही थी। क्या हाल करके भेजा तुमने इसका। शहरियार के बरक्स वो काफ़ी गुस्से से बोल रही थी। पहली बार वो नापसंद थी तो मत लेकर जाते इसे, यही रहने देते। तुमने तो इसमें ज़िंदगी की ख्वाहिश ही ख़त्म कर दी है। मुझे यकीन है कि इसने हमें अभी भी पूरी बात नहीं बताई और वो ये नहीं जानता था कि नबीहा ने वहाँ जाकर क्या क्या बताया था। इतना तो इसे यकीन था कि वो कभी भी तमाम हकीकत नहीं बताएगी, क्योंकि वो दुनिया को अपने ज़ख्म दिखाने की आदी नहीं थी। ना जाने कब कैसे वो मेरे दिल में अंदर तक बस गई कि अब इसके बगैर पूरी दुनिया खाली लग रही है। इसने आंखें खोलकर पूरे स्टेशन पर नज़र दौड़ाते हुए सोचा, मगर इसका जाना भी तो ज़रूरी था ना, कि मार्टिन और इसका गैंग इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाले नहीं थे। एक के बाद एक मंजर इसके जहन की स्क्रीन पर उभर रहा था। नबीहा का मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर इसे देखकर खुशी से बेख्तियार होकर इसकी तरफ बढ़ना और इसका सर्द रवैया, दोस्तों के सामने इसकी बेइज्जती करना, रूह को छलनी करते तंज इल्ज़ाम तराशी और किरदार कशी, अपनी चीज़ समेटते हुए इसका बेबसी से रोना, शिकवा की आंखें और फिर वो तकलीफ थे मंजर, वो कैमरा। जैसे अस्पताल आने के चंद घंटों बाद इसने पूरी कुव्वत से रोड पर मार फेंका था और फिर एक लोहे के रॉड से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जाने से पहले नबीहा का सर्द और सपाट अंदाज, मुझे एक बार तो इसके पास जाना है, इसे मनाने की कोशिश करनी है, इसे वापस लाना है। इसने फैसला कुन अंदाज में सोचा, इसे यकीन दिलाना है कि वो मेरे लिए जन्नत के फूल की तरह पकीज़ है। हाँ, बस जल्द से जल्द मुझे इसके पास पलटना है। कहो वो दश्त कैसा है था, जिधर सब कुछ लुटाए, जिधर आंखें गवाए, कहाँ सैलाब जैसा था। बहुत चाह के बच निकले मगर सब कुछ बहाए। कहो वो हिजर कैसा था, कभी छूकर इसे देखा तो तुमने क्या भुला पाया। कहा बस आग जैसा था, इसे छूकर तो अपनी रूह ये तन मन जलाए। कहो वो वसल कैसा था, तुम्हें जब छू लिया उसने तो क्या एहसास जागा था। कहा एक रास्ते जैसा जिधर से बस गुजरना था मकान लेकिन बनाए। कहो वो चांद कैसा था, फलक से जो उतर आया तुम्हारी आंख में बसने। कहा बस ख्वाब जैसा था, नहीं ताबीर थी जिसकी इसे एक शब सुलाए। कहो वो इश्क कैसा था, बिना परखे क्या तुमने। कहा तितली के रंग जैसा, बहुत कच्चा अनोखा सा, जभी इसको भुलाए। कहो वो नाम कैसा था जिसे सहराओं और चंचल हवाओं पर लिखा तुमने। कहा बस मौसमों जैसा, न जाने किस घड़ी किस पल किस रो में मिटाए। रात के 2 बज चुके थे मगर नींद इस पर अब तक मेहरबान नहीं हुई थी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए इसकी नज़रें खिड़की से नजर आते स्याह आसमान पर थी। चांद और तारे स्याह बादलों में छुपे हुए थे, जैसे आज की रात आसमान को वीरान रखने का इरादा हो।
इसकी ज़िंदगी भी इस आसमान की तरह थी, स्याह, वीरान और तन्हा। तो वो पहले भी थी, मगर अब नाउमीदी की स्याही हद से सवा थी। अस्पताल से घर आते इसने पाकिस्तान आने की तैयारी शुरू कर दी। इसका ख्याल था कि शाहवेज इसे ज़बरदस्ती रोक लेगा, मगर इसने 1-2 बार के बाद चुप साध ली और बहुत खामोशी से इसके जाने का बंदोबस्त कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इसे शहरयार लेने आए थे और एक अरसे बाद इन्हें देखते इसने अपना ज़ब्त खो दिया। घर आते आते वो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। घर पहुंचकर बहुत मुश्किल से शहरयार ने सबीहा के साथ मिलकर इसे संभाला और फिर इनके पूछने पर वो सब बताती चली गई। एक एक बात, हर हर लम्हा अजियत का, शाहवेज का वहशियाना सलूक और फिर इसके किरदार पर इल्ज़ाम तराशी। हाँ, बस अगवा होने वाली बात वो ना बता सकी। उजड़े उजड़े उम्मीदों, ख्वाबों और ख्वाहिशों और खुशियों से खाली दिन। वो सुबह उठती, शहरियार और सबीहा के साथ नाश्ता करती और बस अपने कमरे में बंद हो जाती। शहरियार ने बहुत कोशिश की कि वो बोले, बात करे, मगर इसने अपने गिर्द बेहिस्सी की फसील खड़ी कर ली थी। सबीहा ने बहुत बार कोशिश की कि वह इनके साथ बाहर आए जाए, घूमे फिरे, मगर वो हर बार इनकार कर देती। शहरियार ने इसे यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए भी कायल करना चाहा, मगर नतीजा वही, इनकार। और अज की होनी पड़ गई उत्थों जिन्हें सोना दिन उत्थे शुरू होया ना। नबिया इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी शहरियार और सबीहा के साथ खामोशी से नाश्ता कर रही थी। बेटा, किन सोचों में गुम हो? नाश्ता करो, और ये ऑमलेट तो तुमने लिया ही नहीं। अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम। सबीहा ने प्यार से इसे डांटते हुए इसकी प्लेट में ऑमलेट रखा। मम्मी प्लीज़, मैं खा चुकी। नबिया ने रोका। चेहरा देखो अपना, कितना डल हो रहा है, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा, खाओ फ़ौरन। जब से वो वापस आई थी, सबीहा बेगम इसका इसी तरह ख्याल रखने लगी थी। इन दोनों की बेपनाह मोहब्बत और त्वचा का ही असर था कि इसने एक बार फिर खुद को संभाल लिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप मैं लेट नहीं हुआ। अपनी सोचों में गुम नबिहा ने ठिठक कर डाइनिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा और इसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो फटी फटी आंखों से सामने से आते फ्रेश और खुशबू में महकते शख्स को देख रही थी, जो अब मुस्कुराते हुए सबीहा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। शहरियार और सबीहा ने आम से लहजे में से विश किया, यानी वो मिल चुके थे इससे। न जाने वो कब आया था, शायद रात में किसी पहर। कैसी हो? वैसे पूछ रहा था जैसे अरसे बाद बेतकल्लुफ दोस्त मिलने पर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। ठीक। अब मामी मामू के सामने वो खामोश तो नहीं रह सकती थी, इसलिए मुख्तसर जवाब देकर तेरी से नाश्ता ख़त्म करने लगी। 3 माह बाद इसे अपने सामने फ्रेश और मुतमिन देखकर नबिहा एक बार फिर इसी कैफियत में चली गई थी, जिससे बमुश्किल छुटकारा हासिल कर पाई थी। इसे इतनी अजियत में मुब्तला करके वो इतना पुरसकून कैसे हो सकता है? इसे मालूम था कि एक दिन वो वापस अपने घर आएगा, मगर इनका सामना इतनी जल्दी होगा, ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस्लामाबाद आकर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वो संभली तो दिमाग ने कहा कि तुम यहाँ सारी ज़िंदगी कैसे रह सकती हो? आज नहीं तो कल शाहवेज को वापस आना ही है। अब इसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। कब तक इसके माँ बाप तुम्हारी खातिर इससे नाराज़ रहेंगे? एक दिन तो वो लौटेगा ही, तब तुम्हें जाना ही होगा, मगर दिल राज़ी ना हुआ। एक बार वो घर से निकलने का अंजाम देख चुकी थी, अब दोबारा इसमें हिम्मत नहीं थी यहाँ से जाने की और तन्हा ज़िंदगी बसर करने की। जो भी था वो इस घर में महफूज तो थी। हाँ तो साहबजादे, अब क्या इरादे हैं आपके? शहरियार नाश्ता ख़त्म करके इसकी तरफ मुतवज्जह है। बस रेस्ट करना है और कुछ आधे अधूरे काम मुकम्मल करने हैं। कनखियों से नबिहा की तरफ देखते हुए इसने मानी खेस लहजे में कहा। अब थोड़े संजीदा हो जाओ ज़िंदगी में। शहरियार बोले। जी बिल्कुल डैड, मैं तो कब का संजीदा हो चुका हूँ, तभी तो यहाँ आया। एक बार फिर नबिहा की तरफ बगौर देखते हुए इसने जुबानी बात की वो गाहे बगाहे इस पर एक भरपूर नज़र डाल देता था। शाहवेज, इसकी नज़रों की चोरी पकड़ते हुए सबीहा तनबीही लहजे में बोली। जी हुक्म मामा, अदब से कहते हुए इसने इन्हें आंख मारी, गोया वो इनका इशारा समझ गया था। इस सारी गुफ्तगू के दौरान नबिहा अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुकी थी। डैडी, मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे कुछ काम है। कुर्सी से खेलते हुए तेरी से उठी और किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई। बहुत ही बदतमीज़ हो तुम, इस बेचारे को ठीक से नाश्ता भी नहीं करने दिया। शाहवेज, सुधर जाओ, पहले बहुत कुछ गलत कर चुके तुम इसके साथ। सबीहा ने इस तरह इसके उठकर जाने पर अफसोस के साथ कहा। शाहवेज ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर काफ़ी का कप मग लबों से लगा लिया। देखो शाहवेज, हम चाहते कि इस पर जो भी फैसला हो तुम दोनों की दिली रजामंदी से हो, खासकर नबिहा की। मैं इसके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत मुश्किल से वो दोबारा संभली है, तुम एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो कि क्या चाहते हो। शहरियार ने संजीदगी से अपनी सोच से आगाह किया। शाहवेज कल रात ही पहुंचा था। डैड, मैं अच्छी तरह सोचने के बाद आया हूँ यहाँ, बल्कि हमारी दूसरी एनिवर्सरी पर मैं फैसला कर चुका था कि अब मुझे इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं इससे शदीद मोहब्बत करता हूँ, बस इसे ये बताने की नौबत ही नहीं है कि और वो यहाँ चली गई। शाहवेज ने अपने असली पुरअतमाद से मतवाज़न लहजे में कहा। हाँ तो जब तुम इसकी किरदार कशी करोगे तो वो कैसे वहाँ रुकती? सबीहा शिकायती अंदाज में बोली। मम्मा, आप इसकी कुछ ज़्यादा ही साइड नहीं ले रही बात बात पर, वरना पहले तो आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करती थी, ये 3 महीने में इतनी काया पलट कैसे? शाहवेज मसनूई संजीदगी से बोला। हाँ तो क्यों ना लूँ मैं इसकी साइड? तुम्हारी बेजा सपोर्ट नहीं तो तुम्हें इतना खुदसर बनाया। और एक बात मेरी अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, हम कभी भी इसे मनाने या कन्विंस करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। सब गड़बड़ तुमने किया तो अब सब कुछ तुम खुद ही ठीक करोगे।
सबिहा ने गोया सारा बार इसके कंधों पर डाल दी। ममा, वह एहतजाजन बोला, और इस बार इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी भी अमल से कोई तकलीफ ना पहुंचे, और आखिरी बात, जो भी करना अपनी हद में रहते हुए, वो तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत है, कोई गलत हरकत मत करना। शहरियार मेज से उठते हुए बोले और दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर कुछ सोचकर मुड़े, और जल्दी से हमें खुशखबरी सुनाना ताकि हम रिसेप्शन की तैयारी शुरू करें। इन्होंने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। आप रिसेप्शन की तैयारी शुरू कर दीजिए डैड, शाहवेज ने पुर यकीन लहजे में मुस्कुरा कर कहा। एडी यकीन, पहले कुड़ी तो मना ला, फिर रिसेप्शन भी कर लें। शाहवेज को वापस आए 2 हफ्ते हो चुके थे और आते साथ ही वो अपनी मुहिम पर दिलजमी से मसरूफ़ हो गया था, नबीहा को जिच करने की मुहिम। दिन भर चुके सिर्फ वही दोनों होते घर पर, तो वो बहाने बहाने से बात करने की कोशिश करता। 1 मिनट यार, मच्छर आया। हालांकि इसे सामने देखकर नबीहा ने यही फैसला किया था कि वो इसे इग्नोर करेगी, इसका सामना कम से कम करने की कोशिश करेगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। वो कभी डाइनिंग टेबल पर इसे मुखातिब करता, नबीहा प्लीज़ ये चावल की डिश पास कर दो, कभी कहता नबीहा ज़रा ये सलाद तो देना। हालांकि वह नबीहा के बजाय अक्सर इसके अपने या सबिहा के करीब रखी होती, मगर किसी और को मुखातिब करना गोया हराम था। ये हमारे कुक को अफ़गानी पुलाव बिल्कुल बनाना नहीं आता, शायद इसने कभी तुम्हारे हाथ का पका अफ़गानी पुलाव खाया नहीं। प्लीज़ नबीहा किसी दिन इसके सामने बनाओ पुलाव, ताकि इसे कुछ अक्ल आए। वो इतने पुरसकून लहजे में कहता कि नबीहा को कभी कभी हैरत होती कि मैनचेस्टर में इसके बनाए हुए खानों में यही शख्स कीड़ निकालता था या वो कोई और ही शाहवेज था। 1-2 बार शाहवेज की बेतुकी फरमाइशों पर सरजनिश भी की मम्मी ने, तो जवाबन बहुत इत्मीनान से बोला, मम्मी आपने अभी अपने बहू के हाथों का जायका चखा नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। और बहू लफज पर इसका दिल चाह के सामने रखा पानी का जग इस पर उड़ते। वो अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी जब वो किचन में दाखिल हुआ। लो देती नजरों से इस पर मरकूज़ की इसने गैर महसूस अंदाज में किचन में मौजूद नौकरों को काम के बहाने इधर उधर कर दिया, और फिर नॉन स्टॉप शुरू हो गया। वो तुम कॉफ़ी बना रही हो? वाओ, तुम्हें मेरे बिन कहे भी मेरी ज़रूरत का अंदाज़ा हो जाता है। शदीद तलब हो रही मुझे कॉफ़ी की। बेतकल्फ़ी से किचन टेबल पर इसके मुकाबिल बैठते हुए बोला, ये मैंने अपने लिए बनाई है। नबीहा ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए जताया। अच्छा तो फिर मेरे लिए भी बना दो, इसने मुतासिर हुए बगैर जवाब दिया। आप किसी मुलाजिम से कह दें। नबीहा ने स्पार्ट लहजे में इनकार किया, कप टेबल पर रखकर कुकीज़ खाने लगी। चलो फिर यही शेयर कर लेते हैं। अगले लम्हे इसने मग उठाकर लबों से लगा लिया। नबीहा ने बेयकीन नज़रों से इसकी जरूरत मुलाहिजा की। ये मेरी झूठी कॉफ़ी थी, वो तिनक कर बोली। तो बेनियारी से अब्रू चुकाकर पूछा गया, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? बहुत देर खामोश नज़रों से देखने के बाद बिलाकर वो थक कर बोली, ये मुमकिन नहीं, कोई और फरमाइश हो तो बताओ। वाह क्या शान से इसने हाथ अमताई की कब्र पर लात मारी थी। यार बिया, और कब तक नाराज़ रहोगी? प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। शाहवेज ने मध्यम लहजे में माजरत की। नबीहा, नबीहा नाम है मेरा, मुझे इसी नाम से सब पुकारते हैं। अब की बार इसने शाहवेज की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसका लहजा तलख और जतलाता हुआ था। मैं सब नहीं हूँ बिया। शाहवेज ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। बिया बोलकर गोया अपने अल्फाज पर यकीन की मोहर सबत कर दी। इसकी बात पर नबीहा ने ज़ख्मी नज़रों से देखा और कुर्सी धकेलती देरी से बाहर निकल गई। सबिहा की भांजी की शादी थी। नबीहा के लाख बहानों के बावजूद सबिहा इसे ज़बरदस्ती साथ लेकर जा रही थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। इसने इन्हीं का लाया हुआ ड्रेस सेबतन किया था। फिरोजी रंग की कलियों वाली फ्रॉक थी जिस पर रॉयल ब्लू और सिल्वर नगों से काम नाजुक सा काम हुआ था। दुपट्टे को इसने जदीद तरीके से सेट करते हुए सर पर स्कार्फ की मानद ले लिया था, जिससे इसकी शख्सियत मज़ीद पुरवकार नज़र आ रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लाइट पिंक ग्लोस लगाकर वो रूम से बाहर आ गई और लाउंज में बैठकर सबका इंतज़ार करने लगी। आस्तीनों के कफ बंद करते हुए शाहवेज तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा था जब आखिरी सीढ़ी पर वो ठिठक कर रुक गया। होंठों को सीटी बजाने वाले अंदाज में सुकेरते हुए चंद मिनट से इसे देखा, दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। तुम होगी तैयार? नरम गर्म आंखों से इसे देखते हुए गोया, जी बस मम्मी डैडी का इंतज़ार है। आहिस्ता से जवाब देती हुए इसे कदरे दूर जाने लगी जब इसने पुकार लिया, सुनो जी। इसने मुड़कर सवालिया नज़रों से देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत एलिगेंट। इनफैक्ट आज से पहले मुझे नहीं पता था कि कोई लड़की हिजाब में इतनी ज़्यादा बावकार भी लग सकती है। आई एम अमेज्ड। शाहवेज ने मुस्कुराते हुए इसकी दिल से तारीफ़ की। न जाने इसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि नबीहा की नज़रें बेख्तियार झुकती चली गई। लम्हे के लिए इसकी पलकों पर लर्जिश सी आई, मगर अगले लम्हे इसने खुद को संभाल लिया और लम्हों के लिए इस खेल ने शाहवेज को एक बार फिर मबहूत कर दिया। शुक्रिया। न जाने कि वो चाहते हुए भी इससे कोई सख्त बात ना कह सकी, और ये डर और खौफ नहीं था जैसा कि हमेशा शाहवेज से बात करते हुए से महसूस होता। आज कुछ और ही एहसास जागा था इसके अंदर जिसे वो कोई नाम न दे पाई थी। इससे पहले कि इनमें से मज़ीद कोई गुफ्तगू होती, शहरिया और सबिहा सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। तुम दोनों हो गए थे? चलो, काफ़ी देर हो चुकी हमें, सबिहा ने उजलत में कहा। हाँ चले। वैसे डैड, आप और मम्मी बहुत शानदार लग रहे हैं, हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ चलते हुए परफेक्ट कपल। शाहवेज ने एक आंख दबाते हुए शरारत से कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। सबिहा नबीहा को लेकर आगे बढ़ गई जबकि शहरियार दानिस्ता इसके साथ रुक गए।
और तुम दोनों भी। वो मुस्कुरा दी। मेरी दुआ है कि आज से 30 साल बाद तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों को यही कहे। शहरियार ने दिल से दुआ दी। इनकी बात पर शाहवेज बेख्तियार हंसता चला गया। डैड, आपका भी जवाब नहीं। यहाँ तो शादी के लाले पड़े और आप 30 साल बाद का नक्शा खींच रहे। आह, पता नहीं कब वो दिन आएगा। इसने ठंडी आह भरी। वैसे अगर ये बात आप अपनी बहू के सामने कहते तो मुझे इसका लाल टमाटर चेहरा देखने को मिल जाता। शाहवेज ने शोखी से कहा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मेहंदी का वही माहौल था जो अक्सर एलर्ट क्लास के फंक्शन में हुआ करता है। रंगों बूका सैलाब, हंसते बेफिक्र चेहरे, बेबाक और शौक मर्द, फैशन के नाम पर नीम भरना औरतें, खिलखिलाहटे मुस्कुराहटे, हला गुला करती नौजवान नस्ल। अपने लिए अलग थे अलग में तलाश करके वो वहाँ बैठ गई और फंक्शन ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। खाने के बाद फिर डांस और म्यूज़िक का हंगामा जाग उठा। सबिहा ने इसे अपनी भतीजी समन के हवाले किया कि वो इसे अपने साथ साथ रखे। समन की शक्ल से बेजारी टपकने लगी। इस हालत हुक्म पर बहालते मजबूरी फूफो से हामी भरना पड़ी। इसकी शक्ल देखकर नबिया को खिफ़्फ़त महसूस हुई, मगर वो भी सबिहा को इनकार नहीं कर सकी और स्टेज के पास सबके साथ आकर बैठ गई। पहले लड़के वालों ने अपने डांस के जौहर दिखाए, फिर लड़की वालों ने अपनी महारत पर दाद वसूल की। शाहवेज भी इन्हीं सबके साथ बैठा एंजॉय कर रहा था जब समन ने इसे मुखातिब किया। शाहवेज भाई, अब आप भी तो कुछ सुनाए हमें। डांस से तो आपने इनकार कर दिया। देखें लड़के के दोस्त ने कितना अच्छा गाया। अब हमारी इज्जत का मामला है। पहले तो इसने इनकार किया, मगर फिर सबके बेहद स्टार पर इसे मानते बनी। दरअसल इसने अपने बिहा को इन सब में बैठे देखा था। एक भरपूर नज़र इसके ताल्लुक सरापे पर डालकर वो उठा और स्टेज पर जाकर गिटार संभाल लिया। दिस सॉन्ग इज़ फॉर समवन वेरी स्पेशल टू मी, इसने मुस्कुराते हुए कहा तो सबने कोर्स में मानी खेरी से ओ किया। तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूँ यही हसरत है मेरी। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे, तू किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे। बहुत खूबसूरती से इसने गाने का आगाज़ किया था। इसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी और वो किसी मंजे हुए गुलकार की तरह ही गा रहा था। सुर और ताल का मुकम्मल इतराक लिए हुए गिटार को महारत से बजाता हुआ वो इस वक्त वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था, सिवाय एक लड़की के जिसका पारा चढ़ रहा था। गाना ख़त्म हुआ तो सभी ने तालियां और सीटियां बजाकर इसे दाद दी। वो इत्मीनान से मुस्कुराता हुआ स्टेज से उतरा, बड़े हक के साथ दाद वसूल करता रहा। शाहवेज भाई, सच सच बताएं, वो समवन स्पेशल यही है ना इस फंक्शन में? समवन ने आंखें घुमाकर मानीखेज मुस्कुराहट से पूछा। हाँ बिल्कुल, इसने भी इत्मीनान से कहते हुए नबीहा का इत्मीनान गायब किया। इसे लगा अब वो इसका नाम ले लेगा, क्योंकि वो शौक होने के साथ साथ निडर भी था। इसके इकरार पर आसपास खड़ी तमाम लड़कियों के दिल एक बार फिर जोर से धड़के। शाहवेज के इतराफ़ पर इन लड़कियों के दमकते चेहरे देखकर हैरान रह गई। कितनी बेवकूफ़ है ये सब। कोई मुझसे पूछे इस ज़ाहिर डिसेंट शख्स की हकीकत। आप लोगों को कैसा लगा मेरा गाना? अच्छा गाया ना? वापसी पर ड्राइव करते हुए इसने सभी को मुखातिब किया। हाँ बहुत। शायरी और सबिहा ने मुस्कुराते हुए तायद की, जबकि वह जिसकी राय लेना चाह रहा था वो खामोशी से बाहर देखती रही। और तुम्हें बिया? अब किसने बराह रास्त सवाल पूछा। बस ठीक था, इसने बेनियारी से जवाब दिया, वरना इसने दिल ही दिल में इतराफ़ किया था कि वो अच्छा सिंगर है। ठीक, ओके, इसका मतलब है तुमने गाना तवज्जो से सुना है। बहुत नॉर्मल लहजे में कहते हुए मैंने बिहा को अब नॉर्मल लगा। इसने जानबूझकर बस ठीक कहा था ताकि इसे हैरानी और दुख हो कि जिसके लिए इसने गाया इसे पसंद नहीं है। मगर वहाँ तो इत्मीनान से वो अपनी मर्ज़ी का मतलब अखज़ कर चुका था और बड़ा शर्मसार नज़र आ रहा था। शाहवेज की बात पर सबिहा और शहरयार दोनों बेसाख्ता मुस्कुराए। दूसरी जानिब नबीहा से घूर कर रह गई। नबीहा, हुंदू फिक्र ना कर, हुन ढीठ पड़े दे विच PhD करके आया बाहरों। हुन तेन जिच करके रहेगा, या तेन मना के रहेगा तो या तेन होर गुस्सा तप चढ़ाएगा। मार्च की रंगीन और पुरसकून शाम में वो लॉन में काफ़ी देर चहलकदमी करने के बाद जब वापस अपने कमरे में लौटी तो ठिठक कर दरवाजे पर ही रुक गई। अपने बिस्तर पर जूतों समेत पुरसकून अंदाज में लेटे शाहवेज को वो आंखें फाड़े देख रही थी। वो मदद से इसके बिस्तर पर चित लेटा आईपैड पर मौसीकी सुन रहा था। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफ़ा, लफ्ज़ों में जो इश्क था हुआ ना होंठों से बयां, खुद से नाराज़ हूँ क्यों बेआवाज़ हूँ, मेरी खामोशियाँ हैं सज़ा। आप यहाँ क्या करें? दोनों बाजू सीने पर बांधे वो कड़े तेवर लिए पूछ रही थी। मैं हूँ हीरो तेरा। इसने जानबूझकर वक्फा लिया। सुन रहा हूँ, पुरसकून अंदाज में जवाब आया। मेरी मौजूदगी और इजाज़त के बगैर आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा रूम है, इसने जताया। हाँ मुझे पता, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा कि तुम तो मेरे रूम में आओगे नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। वो भी बेफिक्री से लेटा पाँव हिलाते हुए गाना एंजॉय कर रहा था। तेरी वजह से है मिली जीने की सभी ख्वाहिशें, पालूं तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें, मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे न रहूं, मैंने तो मांगी है ये दुआ, मैं हूँ हीरो तेरा। आप ये छिछोरा गाना बंद करने की जहमत करेंगे?
आपके बस जिद छोकर तेज लहजे में बोली, ओह सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, वैसे इतना भी बुरा नहीं सॉन्ग अगर तुम अल्फाज पर गौर करो तो। माजत ख्वाह लहजे में कहते हुए आखिर में वो मानी खेरी से बोला, मैं इस बात पर गौर क्यों ना करूं कि आप मेरे रूम में क्यों हैं? मैं तो बात करने आया था तुमसे, तुम थी नहीं तो सोचा यहीं बैठ कर थोड़ा म्यूजिक ही सुन लूं और साथ साथ तुम्हारा इंतजार भी। इसने इत्मीनान से वजाहत की। नबिया को महसूस हुआ वो अपनी बात किए बगैर यहाँ से हिलेगा भी नहीं। क्या बात करने आए थे आप? बिलाकर इसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में पूछा। बस ऐसे बोर और था, सोचा कि तुमसे थोड़ी बातें ही हो जाए। नबिया की इतनी जल्दी हथियार डालने पर इसने बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड जो कि मुझसे किरदार में बेहतर है वो कहाँ गई? आपके इसके तुर्श लहजे में तंज की आमेजिश थी। भैया प्लीज़ यूँ मत कहो। वो करंट खाकर बिस्तर से उठा। कुछ देर पहले का इत्मीनान और शौक़ी यकसर गायब थी। जो भी मैंने कहा था प्लीज़ इसे भूल जाओ, तुम्हारा और इनका कोई मुआसना नहीं। मैं कब का सब कुछ छोड़ जा चुका हूँ, मेरा यकीन करो प्लीज़। इल्तिजाई अंदाज में कहते हुए वो इसके मुकाबले आकर खड़ा होकर नबी ने कहकर नजरें फेर ली। तुम किसी और बात का यकीन करो ना करो, बस इस एक बात का यकीन कर लो कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ भैया। हाँ तभी इस तरह मेरे कमरे में आए आप। अभी कोई नौकर आपको मेरे रूम में देख ले तो क्या सोचेगा वो? तब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इनकी नज़रों में? इसने भीगे हुए लहजे में बात मुकम्मल की। पहली बात तो ये कि यहाँ के सभी मुलाजिम वाकिफ़ हैं हमारे रिश्ते से, ना भी होते तो मुझे परवाह नहीं थी। इज्जत वाली बात पर पल भर में इसका मूड और लहजा बदला था। और दूसरी बात यह कि किस में इतनी हिम्मत है कि तुमसे कोई सवाल कर सके? नाम बताओ इसका, अभी फारिग करता हूँ इसे। अटल लहजे में बोलता वो संजीदगी से इसके जवाब का मुंतजिर था। नबिया सर झुकाए अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। प्लीज़ अब तो मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे मत मजबूर करे मैं दोबारा घर छोड़ दूँ। कहाँ जाऊँगी? कोई घर नहीं है मेरा। बहुत चाहा मैंने कि आपके घर से दूर चली जाऊँ, मगर अब किसी मार्टिन और विलियम से धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं, फिर क्यों आप मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। बेबसी से रोते हुए इसने आखिर में वाकई हाथ जोड़ दिया। ये इंतहा थी इसके सब्र की, सबूत था इसकी ज़हनी अज़ियत और जज्बाती तोड़ फोड़ का। भैया प्लीज़ ये क्या करियो? इसके इस अमल से शावेज यकदम बौखला गया और तेरी से इसके जुड़े हुए हाथ थामे। प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? शावेज को अफसोस हुआ कि इतने बिला वजह इतनी छोटी सी बात पूछने के लिए इसे बातों में उलझाया और रुला दिया। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, मुझे एतबार नहीं आप पर। नबिया ने अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराए और हाथ की पुश से आंसू साफ किए। इसके लहजे में मौजूद बदगुमानी और बेतबारी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया था शावेज ने। इसके दिल में सन्नाटा उतरता चला गया। आपका क्या भरोसा कि अपने किसी दोस्त को एक रात के लिए तोहफ़तन दे दे मुझे? फिर अब इसके पहले वार पर मैंने संभल पाया था कि इसके अगले जुमले ने शावेज को पूरी कुव्वत से अंधे कुएं में धकेल दिया। इसे किसी चाबक की तरह ही लगा नबिया का तंज़िया जुमला। नबिया खुश्क लबों से बमुश्किल बोला। वो बस बेयकीनी से इसे देख कर रह गया। बदगुमानी की सबसे आखिरी सीढ़ी पर वो इसे खड़ी नजर आई, खुद से हज़ारों साल की मुसाफत पर नाकाबिल रसाई। शावेज को आज भी इसका वो ज़ख्मी लहजा याद था जब इसने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं इसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। इसकी समझ में नहीं आया कि नबिया की गलतफहमी कैसे दूर करें। शावेज के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। वो सब कुछ कह देने वाला निडर और मुंह फट इंसान आज बेबसी और सीले होंठों के साथ सामने खड़ी लड़की को बस तके जा रहा था। फिर खुद पर काबू पाकर वो तेरी से कमरे से निकलता चला गया। तेरा ही कुछ होना से तो ही डिजर्व करना। वो कब से शीशे के इस पार नबिया को पिछले गार्डन में मशरूम स्टूल पर बैठा देख रहा था। वो जिस घर में इसकी सबसे पसंदीदा जगह थी, पुरसकून और खामोश कोशा। सारा घर शहरियार ने माहिर आर्किटेक्चर्स और इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया था, सवाई इस हिस्से के जिसे शावेज ने खुद अपने पहले कैनवस पर रंगों की मदद से तख्लीक किया और फिर हकीकत में तामीर करवाया। चंद लम्हे शावेज ने कुछ सोचा और फिर फैसला कुन अंदाज में नबिया की तरफ बढ़ा। बिया मुझे तुमसे बात करनी है। इसके नज़दीक खड़े होते हुए शावेज बोला। वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि यकदम चौंक कर शावेज की तरफ से मत देखने लगी। मैंने पहले भी बताया था मेरा नाम नबी है, बिया नहीं। वो जानती थी कि इस ठीक आदमी पर कुछ असर नहीं होगा, मगर फिर भी अपने अल्फाज कमाए। प्लीज़ मैं बहुत संजीदा बात करने आया हूँ। मैं तो इससे बेकार बात कर रही थी। नबिया ने चल के सोचा। अब क्या बात करनी रह गई? मैं डैडी से फाइनल बात करने का सोच रही हूँ, डाइवोर्स के मतलब। ओह सॉरी, मेरा मतलब है मामू से। इसने अपने लहजे को हत्तर मकदूर सर से रखा था। शावेज ने तड़प कर इसके सपाट चेहरे को देखा। क्या ये वही लड़की थी जो महज एक परफॉर्मेंस में दो दिलों के बिछड़ने पर रो रही थी और आज खुद ही लहदकी की बात कर रही है? कितना कुछ तब्दील हो चुका था। तासुर और लहजे वही थे, मगर चेहरे और ज़ुबान बदल चुके थे। कभी वो यूं ही तड़पती थी इसकी बातों पर, और आज वो तड़प रहा था इसके सर्द और सपाट अंदाज पर देखकर। तुम कह सकती हो, तुम्हें हक है इन डैडी कहने का।
बल्कि सिर्फ तुम्हें ही हक है। मैंने तो बेटा होने का फ़र्ज़ कभी नहीं निभाया। प्लीज़ बार बार मेरे सामने इमाम बोलकर मेरा एहसास जुर्म मत बढ़ाओ। इसका अंदाज़ा चाहिए था। हमारे बीच अब इस लफ्ज़ के अलावा और कुछ नहीं बचा। अगले लम्हे बेदर्दी से इसकी इंतजारत की गई, जिस पर शावेज़ ज़बत से लब भेजते से तकता रहा, जबकि वो मसनूई आबशार से गिरते पानी पर नज़र जमाए बैठी थी। थके थके अंदाज में वो दूसरे मशरूम स्टूल पर बैठ गया। इसके बैठने पर नबीहा तेजी से जाने के लिए उठी, मगर शावेज़ ने धीरे से इसका हाथ थाम कर इसे रोका। मेरी चंद बातें सुन लो, फिर चली जाना। वो इसे सवालिया नज़रों से देखती दोबारा बैठ गई। मेरा ताल्लुक जिस क्लास से है वहाँ मुझे से लड़के हमेशा आज़ादी और मनमानी, अय्याशी और हरदर्मी का ही सबक पढ़ते हैं। बहुत देर खामोश रहने के बाद वो धीमे लहजे में बोला, तुमसे निकाह मैंने सिर्फ डैडी के मजबूर करने पर ही किया था। मेरा इरादा यही था कि मैं किसी भी तरह इस निकाह को ख़त्म कर दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे कंधे पर रख कर बंदूक चलाना चाहिए, मगर मैं नहीं जानता था कि वो चंद मिनट के लिए रुका। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे पहली बार कब अच्छी लगी। शायद इस वक्त जब तुम मेरे रूम में मेरे बराबर बैठी मेरा सर दबा रही थी और मुझ पर दुआएं पढ़कर दम कर रही थी, या फिर शायद इस वक्त जब तुम जज़ब के आलम में तलावत कर रही थी। इसकी इस बात पर नबीहा ने बेसाख्ता से देखा। मैंने अपनी इस पेंटिंग का आइडिया तुमसे ही लिया था। जब मेरे प्रोफेसर ने वो पेंटिंग खरीदने के लिए कहा तो इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो पेंटिंग किसी को नहीं बेचूंगा। क्यों, ये मैं खुद भी नहीं जानता था। अब इन सब बातों का क्या मकसद? नबीहा ने इस्तज़ाइया का, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत बुरा, बहुत करप्ट समझती हो। एनिवर्सरी के दिन डिनर के बाद तुम्हारी सारी बात सुनकर मैंने यही जाना था। मैं अपने आप को अच्छा साबित भी नहीं कर रहा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सिर्फ इन लड़कियों की तरफ बढ़ता था जो पहले अपना इंटरेस्ट जाहिर करती थी मुझ में। कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की मैंने, ना ही किसी को मजबूर किया। वो तमाम लड़कियाँ मेरी शख्सियत, सहानत और बेतहाशा दौलत से मुतासर होकर मेरी तरफ बढ़ती थी। मैं चाहे कितना करप्ट सही, मगर नफ्स का गुलाम और हवसज़दा नहीं हूँ, और तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। तुम खुद बताओ कि कभी तुमने मेरी आंखों में या मेरे किसी भी अंदाज में अपने लिए हवस महसूस की? कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मैंने? तुम तन्हा रहती थी मेरे साथ। मैं चाहता तो बहुत आसानी से तुम्हें हासिल कर सकता था, मगर मैंने कभी नशे की हालत में भी तुम्हारी तरफ गंदी निगाहों से नहीं देखा। वो सच बोल रहा था, ये बात वो खुद भी जानती थी कि शावेज़ ने कभी इसे बुरी नज़रों से नहीं देखा था, ना ही इससे कभी ज़बरदस्ती की कोशिश की। हाँ, एक बात का एतराफ़ ज़रूर करना चाहूँगा कि तुम्हें देखने की ख्वाहिश बहुत शिद्दत से उभरती थी मेरे अंदर, लेकिन वो बस एक ख्वाहिश, एक आरज़ू थी, हवस नहीं। और शायद इसी आरज़ू को दबाने के लिए मैं दूसरी लड़की की तरफ मतवज्जा होता था। इस बात का एतराफ़ खुद से करने में बहुत देर कर दी मैंने। अपने ही दिल के खिलाफ महाज खोल लिया था, मगर तुम्हारे सब्र और खामोशी ने मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश इसीलिए नहीं की आपने कि आपको मुझसे नफ़रत जो थी, शदीद तरीन नफ़रत। नबीहा ने तंद लहजे में कहा, बिया, एक मर्द इस औरत की इज्जत से खेलता है जिससे नफरत करता हो, जिसे बर्बाद करना चाहता हो। तुमसे बदला लेने का इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता था कि मैं चंद माह तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता और फिर फेंक देता। मगर कभी भूले से भी मैंने इससे नहीं सोचा। तुमने पूछा था ना कि इस रात में तुमसे पर इतनी इनायतें क्यों कर रहा हूँ? तुम सही थी, वो सब तर्स और हमदर्दी में नहीं था, मगर तुम्हारा अगला तज्जिया बिल्कुल गलत था। तुमने कहा था हमारे बीच मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। तुमने गलत कहा था, वो मोहब्बत ही थी। वो मोहब्बत ही है। तुम अगर इस रात वो कीमत और मुआवजे वाली बात ना करते तो चंद मिनट बाद मैं तुमसे इजहार मोहब्बत कर देता, अपनी शिद्दतें तुम पर अयां कर देता, मगर फिर तुम्हारी अगली बातों ने मुझे मुंह के बल ज़मीन पर पटका था। तुम समझती हो कि मैं तुम्हें गिराना और तोड़ना चाहता था, मगर तुम शायद ये नहीं जानती कि इस रात में तुमसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करने वाला था। वो बहुत दुख से बोल रहा था, चेहरे पर फैला करब इस बात का वाज़ेह सबूत था कि इसे इन लम्हों की, कीमती लम्हों के बेसमझ गुजर जाने का बेपनाह सदमा है। वो जगह और वो दिन मैंने मखसस इसी मकसद के मुंतखब किए थे। मुझे लगा जब वो परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाऊंगा तो तुम मेरे यकीन ज़रूर करोगे, मगर फिर ये जानने के बाद कि तुम मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं करोगे, यही समझोगी कि मैं तुम्हें हासिल करने के लिए मोहब्बत का झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। मैं तुम्हारी आंखों में बेतबारी नहीं देख सकता था। अपने लिए अपनी तमाम तर बहादुरी के बावजूद अपने सच्चे जज्बात को यूँ बेमौल होता देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इतने महीने मैंने जितना भी तुम पर जुल्म किया और जितनी तुम्हें अजियत हुई है थी, इन सब का बदला तुमने अपने इस एक जुमले से उतारा था कि मैं मुआवजा। वो लब भेज के नबीहा गुमसुम से सर झुका इसकी बातें सुन रही थी, और फिर हमारे बीच सब गलत होता चला गया। पहले वो प्रोफेसर विलियम्स वाला वाक्य, तुमसे सारी बात जानकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंगारों से जला दिया। मैं इस वक्त तुम्हें अपनी बाहों में सिमट कर पूरी दुनिया की गलीज नज़रों से तुम्हें ओझल करना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर सका। हाँ, यूँ मैं तुम्हारे पहरेदारी शुरू कर दी, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरे घर पर भी तुम महफूज नहीं हो। अब इसके लहजे में शिकस्त की और पछतावे बोल रहे थे। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो इस रोज़ के लिए? मुकी को वहाँ तुम्हारे इतने नज़दीक खड़े देख के मेरा दिमाग घूम गया था। मैं न जाने क्या क्या बोलता चला गया तुम्हें, मगर इसके चेहरे पर अजियत रकम थी। हाँ, इस सारे सीन का बस एक ही मतलब निकलता था कि मैं इसके साथ रंगीन वक्त गुजार रही थी। वो ज़ख्मी शेरनी की तरह बोली, कितने मान और उम्मीद से मैं आपकी तरफ बढ़ी थी,
मगर आपने नफ़रत और बेतबारी से खुद से अलग कर दिया। आपने मुझे तवाइफ कहा था और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखे कि इसने मुझे नबिया प्लीज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो अपने लिए, मुझे माफ़ कर दो, गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने वो सब गुस्से में कहा था, वरना मुझे तुम पर खुद से भी बढ़कर भरोसा है। तुम इतनी मासूम, इतनी पकीज़ा हो कि कभी कोई गलत सोच भी तुम्हारे जहन में नहीं आ सकती। बहुत बेख्तियार इसी कैफियत में शाहवेज़ तड़प कर बोला और वो सिसक रही थी। लेकिन अचानक कितने लोग मेरी वो तस्वीरें देख वो भीगे लहजे में बोले तो शाहवेज़ ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इसकी बात काटी। नहीं, हरगिज़ नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। इस कैमरे को मैं कब का तोड़ चुका हूँ। प्लीज़ ऐसा मत सोचो। वो दोनों अपने अपने दुखों को आंखों के रास्ते बहा रहे थे। जब मैं तुम्हें इस पार्टी में लेकर गया तो तब मुझे अपने तुम्हारे रिश्ते का एहसास नहीं था। परसों तुमने कहा ना कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मेरा यकीन करो नबीहा कि मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ। तुम्हें दुनिया में बेमोल होने का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहने लगा हूँ मैं तुम्हें। जब तुम बिना बताए चली गई तो मुझे लगा मेरी दुनिया से रोशनी, खुशी, सुकून सब कुछ ख़त्म हो गया। जलते हुए घर में तुम्हारे तन्हा होने का एहसास बहुत अजियतनाक था। इन चंद लम्हों ने मुझे समझा दिया था कि तुम मेरे लिए क्या हो। इस वक्त बेसाख्ते मैंने अल्लाह से पहली बार पूरे दिल से दुआ मांगी थी। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सलामती और सेहत के लिए। ये चंद माह जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारी, ये किसी आजमाइश की तरह थे मेरे लिए। धीमे लहजे में बोलता हुआ वो सर झुकाए खाली हाथों को देख रहा था। बिलाकर इस अनापरस्त और ज़िद्दी शख्स ने इज़हार मोहब्बत कर दिया था। प्लीज़ बस कर दें, वो चीख कर बोली। कभी ये सब सुनने की कितनी हसरत थी इसके दिल में, मगर आज जब ख्वाब की कैफियत में हकीकत में बदल चुका था, इसकी समझ में नहीं आया था वो किस तरह कबूल करे शाहवेज़ के इकरार को। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानचेस्टर जाने से पहले वो शाहवेज़ को पसंद जरूर करती थी, मगर वहाँ जो कुछ इसके साथ वो कर चुका था, इस सब के बाद नबीहा ने कभी भी अपने कदमों को मोहब्बत की राह में भटकने नहीं दिया। प्लीज़ एक और मौका दे दो मुझे। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं हर बुरी आदत तर्क कर चुका हूँ इन 3 महीनों में। अपनी बेचैनी और बेकरारी के बावजूद न मैं किसी गलत काम के करीब भी नहीं गया। तो मैं अपने मम्मी डैडी का वास्ता प्लीज़ मुझे तनहा मत छोड़ना, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। पता नहीं इसे क्या हुआ था कि वो नबीहा का हाथ पकड़े इसकी मिन्नत करता फूट फूट कर रो पड़ा। नबीहा ने बहुत अचंभे से अखड़ और खुद सर स्टोनमैन को यूँ बिखरा हुआ देख रही थी। इसके दिल को बेख्तियार कुछ हुआ न जाने क्यों, मगर इसे शाहवेज़ का टूटा हुआ शिकस्ता रवैया तकलीफ दे रहा था। वो तो जब का शिकार थी कि क्या करे क्या ना करे, किसकी माने दिल की या दिमाग की। अगर तुम एतबार करोगे इस बात का तब भी, और अगर तुम इससे अलहदगी इख्तियार करोगी तब भी, पहली सूरत में कौन जाने वो बदले ना बदले। किसे पता कि वो कितना सच्चा है अपने दावों में कि वह सब छोड़ चुका है। जबकि दूसरी सूरत में शाहवेज़ कभी ना कभी किसी और लड़की से शादी ज़रूर करेगा, क्योंकि वो मोहब्बत में जोक लेने वालों में से नहीं था। इस सूरत में जब इसकी बीवी यहाँ आएगी तो तुम्हारा वजूद कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। तब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, मगर अकेले दुनिया का सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं। कभी ना कभी तुम्हें किसी ना किसी का दूसरे का हाथ थामना ही पड़ेगा। जब एतबार करना ही तो शाहवेज़ का क्यों नहीं। इसकी हर बुराई का तुम्हें इतराक है। वो खुला हुआ बाब है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पता वो दूसरा आने वाला शख्स तुमसे क्या सलूक करे, क्या क्या छुपाए अपनी ज़ात के मतलब। कम अज़ कम शाहवेज़ की सारी कमज़ोरियाँ तुम्हारे सामने तो है, और बिलाकर इसने दिल को फोक के देते हुए दिमाग की ना मानने का फ़ैसला किया। इस्तिखारा कहता है कि नारा कर ले, दिल कहता है फिर से इस्तिखारा कर ले। वाह, ठीक है, मैंने किया आपका एतबार, मैं साथ दूंगी आपका, वो बिलाकर धीरे से बोली। इसकी बात सुनते शाहवेज़ ने सूरज से भीगा चेहरा उठाकर इसे देखा। थैंक यू नबिया, थैंक्स अ लॉट, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू सो मच बिया। खुशी और सरशारी इसके हर हर अंदाज से झलक रही थी। नबिया ने बिलाकर पर वक़्त सही और अक्लमंदी का फ़ैसला करना सीख ही लिया था। इसे देखना था कि ज़िंदगी आगे चलकर इसे क्या देने वाली थी। शाहवेज़ उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए सोच रहा था, कोई इसे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत देकर कोई इसे मोहब्बत करने पर ख़ुद को मजबूर पाएगी, क्योंकि वो बहुत हसास और मोहब्बतों से गुंदी लड़की थी। वो जानता था कि इज़्ज़त औरत को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा, और इतना अनमोल तोहफ़ा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। और अब इसे साबित करके दिखाना था कि वो आम सा मर्द नहीं था। चलो ठीक है, शुक्र है नबिया ने इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया, लेकिन चलो कर दिया, क्योंकि उसकी सोच सही थी। अक्लमंदाना फ़ैसला किया ज़िंदगी की पहली बारी नबिया ने अक्ल इस्तेमाल करती। दानियाल के साथ जिम का सेशन मुकम्मल करके वो पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी से शहरियार हसन की गाड़ी खड़ी नजर आई। क्यों ना आज डैड से दो हाथ गोल्फ की हो जाए, और फिर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए इन्हें गुड न्यूज़ भी सुना दूंगा। इसने मुस्कुराते हुए सोचा और गोल्फ कोर्स की बढ़ गया। शहरियार को जुनून की हद तक गोल्फ खेलने का शौक था। अपना ये शौक उन्होंने शाहवेज़ में भी बदरजा अतम मुंतकिल किया था। वो चलता हुआ पेंटिंग ग्रीन के नज़दीक पहुंचा, जहां होल से कुछ फासले में से शहरयार के साथ नबीहा भी नजर आई। गोल्फ क्लब हाथों में मजबूती से थामे स्ट्रोक लगाने के लिए बिल्कुल रेडी। इसके खड़े होने का अंदाज मुलाहिजा करते ही शाहवेज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरती चलेगी। वो इस कदर झुकी खड़ी थी जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार क्रिकेट बैट पकड़े खड़ा होता है। बिलाखिर इसने ज़ोरदार स्ट्रोक लगा ही दिया, मगर बॉल होल के नज़दीक से तेजी से गुजर काफ़ी दूर जा चुकी थी। मेरे ख्याल में ये होल गलत जगह बना है, वरना इसे तो वहाँ होना चाहिए था जहाँ बॉल रखी है।
मैं भी इंतज़ामिया से शिकायत करता हूँ। इनके नज़दीक पहुँचते हुए शरारत से बोला। नबिहा जो कि बॉल को अफसोस से घूरी थी चौंक कर मुड़ी, जिसे मदद से मुस्कुराता देखकर नबिहा का मजीद मुंह बन गया। डैड, मैं तो सोच कर आया था कि आज एक बार फिर जीत कर अपने उस्ताद का नाम रोशन करूंगा, मगर यहाँ तो आपका नया शागिर्द आपका नाम डुबोने के चक्कर में है। इसने नया शागिर्द और नाम डुबोने पर जोर देते हुए मसनूई तशवीश से कहा, देखना चंद दिनों में तुमसे भी अच्छी गोल्फ खेलने लगेगी और फिर तुम्हें भी हरा देगी। शहबाज की बात पर नबिहा का बुझा चेहरा देखते हुए इन्होंने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। नबिहा एक तीखी नज़र इस पर डालकर स्ट्रोक लगाने के लिए खड़ी हो गई। शहबाज की रगे शरारत फिर से भड़की। लगता है आज गोल्फ की तारीख का एक सुनहरी बाब रकम होगा। चंद लम्हों बाद इसने स्ट्रोक लगा दिया, मगर इस बार बॉल रेंगते हुए होल से काफ़ी पहले रुक चुकी थी। इस बार इसने इतनी हल्की ताकत लगाई थी कि बॉल होल तक पहुंच ही न सकी। शहबाज दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले निचले होंठ को दांतों तले दबाए मुतबस्सम निगाहों से इसकी रोनी सूरत को देख रहा था। बेटा कोई नहीं, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, शहरियार ने इसे तसल्ली दी। कोई नहीं, ये मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। इसने शहबाज पर तमाम इल्ज़ाम धर दिए। लेकिन बेटा, डैड मैं ऐसे सिखाता हूँ, प्लीज़। इससे शहरियार की बात काटी और पुरअतमाद कदमों से आगे बढ़ा। लाओ दो मुझे पुटर। इसने क्लब की तरफ इशारा किया। गोल्फ इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी, टाइमिंग, पावर एंड कॉन्फिडेंस, जबकि तुम्हारे अंदर ये सब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। मैं अगर कंफ्यूज कर भी रहा था तो तुम्हें चाहिए था कि मेरी बातों का नोटिस ही ना लेती। और फिर वो किसी माहिर इंस्ट्रक्टर की तरह संजीदगी से इसे इसकी गलतियां बताता रहा, ग्रिप और जगह के मतलब। वो बताने के साथ साथ अमली तौर पर भी इसे समझा रहा था, जबकि नबीहा पूरे ध्यान से इसकी बात सुन रही थी। शहरियार ने इन दोनों को इस दोस्ताना अंदाज में खड़ा देखा तो सब अच्छा होने का खुद ब खुद अंदाजा हो गया। चलो अब शॉट लगाओ, जो जो मैंने समझाया इसे ध्यान में रखना। शहबाज ने इसे पुटर पकड़ाते हुए कहा। शहबाज के बताए हुए अंदाज के मुताबिक खड़ा होकर इसने फासले का तयन किया और मुतफक्कर चेहरे समेत एक और शॉट लगाया। अगले लम्हे वो जोश से उछली थी क्योंकि बॉल होल में जा चुकी थी। होल के करीब जाकर फ्लैग इसकी फतह का निशान था। लगा फ्लैग। वो बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए उछल रही थी। इन दोनों ने तालियां बजाकर इसे दाद दी और साथ साथ इसकी खुशी की इंतहा देखते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। व्हाट अ क्लासिक शॉट भैया, शहबाज ने इसकी सच्चे दिल से तारीफ की। वेल डन बेटा। शहरियार ने इसकी पीठ पर थपकी दी तो वो खुशी से बेकाबू होती इनके सीने से लगी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा डैडी। इसकी रोशन आंखें बेयकीनी से होल पर जमी हुई थी। वैसे इस हक का हकदार मैं था नहीं? शहबाज ने मानी के इस लहजे में नबीहा को देखते हुए पूछा तो वो झट से रह गई। फिर यारो शहबाज के बीच पार 5 का एक मुकाबला हुआ। नबीहा ने शहरियार का साथ देने के बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया। इनके हर शॉट पर बेइंतहा खुश होकर इन्हें दाद देती और साथ में जीत का यकीन भी दिलाती, जबकि शहबाज नबीहा की मुखालफत पर बस दांत पीस कर रह गया। मुकाबला शुरू होने तक वो यही समझता रहा कि नबीहा इसी का साथ देगी, मगर नहीं, इसे अपने जान से प्यारे डैडी को सपोर्ट करना था। वो झंझलाकर सोच रहा था कि मुझे जान से प्यारा बनने के लिए भी काफ़ी वक्त दरकार है। इसी झंझलाहट में इससे शॉट्स भी ठीक नहीं लगे। इसकी हर फजूल शॉट पर नबीहा कहती, गोल्फ इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो कभी कमेंट पास करती, लगता है क्लब में कोई खराबी है, या शायद घास उल्टी क्वालिटी की नहीं, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। मैं भी शिकायत करती हूँ इंतज़ामिया से। इसकी बात पर वह हैरत और बेइंतहा खुशी से सोच रहा था कि वो लोगों को बर वक्त इनका जुमला लौटाना सीख चुकी थी और ये इन तीनों की बेपनाह मोहब्बतों और इत्मीनान का ही एजाज़ था कि और फिर नतीजतन वो हार गया। इतना अफसोस से हार कर नहीं हुआ जितना अफसोस से नबीहा की तोता चश्मी पर हुआ था, यानी कि हद ही हो गई। शोहर को छोड़कर मोहतरमा मामू साहब का सपोर्टर बन गई थी। फिर इसे जल्द ही मौका मिल गया नबीहा को तपाने का। पेनल्टी के तौर पर वो शहबाज की जानिब से झरोका कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे जब कोई करीब से गुजरा, फिर मुड़कर इनकी टेबल के पास आकर रुका। हेलो शहबाज, कब आए? अपने आने का बताया ही नहीं। वो कोई भी थी बहुत बेतकल्फी से शहबाज से मुखातिब हुई। इन तीनों ने चौंक कर सामने खड़ी लड़की को देखा। इसकी ड्रेसिंग देखकर नबीहा को न जाने की शर्म महसूस हुई शहबाज और शहरियार से। इसने स्किनी जीन्स के ऊपर स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और इस टॉप पर बहुत ही बेहुदा जुमला लिखा हुआ था। हाय नाज, मैंने नहीं बताया ये तुम ही कहीं गायब थी। वो भी बेतकल्फी से बोला। नबीहा ने नागवार नजरों से इन दोनों को देखा। अभी कल तो मौसूफ फरमा रहे थे कि सब छोड़ चुका हूँ, फिर ये हसीना कौन थी? तुम बताए बगैर मैनचेस्टर जा सकते हो तो मैं भी बताए बगैर दुबई की सैर नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, इसने शौकी से जताया। मेरा तारुफ तो करवाओ भाई। नाज साहबा बड़ी पक्की सहेली मालूम हो रही थी। ये मेरे डैड है और डैड ये नाज है मेरी कॉलेज फ्रेंड। शहरियार से हेलो हाई करने के बाद इसने नबीहा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। नबीहा के गुस्सीले चेहरे को देखते हुए शहबाज ने चंद लम्हों में इसे चिढ़ाने का फैसला किया। ये मेरी कज़न है नबीहा, मेरी फुप्पो की बेटी। शहबाज ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए सरसरी सा बताया, जिसका जवाब सुनकर नबीहा ने अप्रोच कर इसे देखा जैसे कह रही हूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। फिर बेमरबती से इसने नाज को हेलो कहा। चंद मिनट बाद वो वहाँ से रुखसत हो चुकी थी, मगर नबीहा को जैसे आग ही लगी कि शहबाज के तारुफ पर। अच्छा जी, तो मैं सिर्फ आपकी कज़न हूँ ना? इसने ठंडे ठार इन लहजे में तंज किया।
कल कैसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करा था और आज जब इम्तिहान है तो पहले सवाल में 0 मार्क्स लिए। हाँ तो इसमें गलत क्या है? शाहवेज़ ने महसूस वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कंधे झुका दिए। डैडी देखा आपने, ये लोगों को हकीकत भी नहीं बता सकते, वो मुंह फुलाकर शिकायती लहजे में बोली। हाँ शाहवेज़, ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें असल तारुफ करवाना चाहिए था। वो शहरियार के होठों पर दबी दबी हंसी देख चुका था, इसलिए कोई भी जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप उठा लिया। कॉफ़ी पीने के बाद वो जब बाहर की जाने पड़ रहे थे तो शहरियार को अपना कोई दोस्त मिल गया। वहीं खड़े होकर बात करने लगे। नबिया को अपने साथ लेकर जाने का बताकर उसे बाहर पार्किंग में ले आए। वो उदास उदास सी खामोशी से इससे चंद कदम के फासले पर चल रही थी। क्या वो इतनी उदास क्यों? वो एड़ियों के बल घुमा तो वो सर झुकाए चल रही थी, से टकराते से बमुश्किल बची। मुझे पता था यही सब होगा, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में से जाना चाहती थी। आपको शर्म आती ना इस हुलिये में मेरा तारुफ अपनी मॉडर्न अप टू डेट फ्रेंड से करवाते हुए? एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं हिजाब नहीं उतारूंगी ज़िंदगी भर, आपके कहने पर भी नहीं। इसलिए आप अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहें तो कर लीजिए बाद में, ताकि मसला आइल पैदा ना हो। वो कतियत से बोली। पिया तुम? वो भी कुछ कहना चाहते थे कि किसी ने पीछे से पुकारा। शाहवेज़ हसन साहब, कहाँ मसरूफ़ होते हैं आप आजकल, जो मुझे तक फरामोश कर दिया। एक स्टाइलिश और तरातार लड़की शाहवेज़ के कंधे पर बेतकल्फी से हाथ रखे इसके पीछे खड़ी थी। शाहवेज़ मुड़ा। ओ जीनिया, तुम यहाँ? शाहवेज़ संभल कर गोया हुआ। इसकी याददाश्त वाकई गजब की थी। हर गर्लफ्रेंड का नाम कैसे फट से बोलता है। नबिया ने सुलगती हुई नज़रों से इन दोनों को बारी बारी देखा। हाँ मैं यहाँ, मगर तुम कहाँ? और ये कौन है? क्या दरस ले रहे हो इससे आजकल? इसने नबिया के हिजाब पर चोट की तो वो तौहीन के मारे सुर्ख पड़ गई। ये नबिया शाहवेज़ हसन है, माई लाइफ, माई लव, माई लाइफ। वो दानिस्ता रुका और नबिया के गिर्द बाजू हमाइल करके से धीरे से साथ लगाए। एंड माई प्रेशियस वाइफ। बड़े ठहरे हुए और खंबीर लहजे में इसे तारुफ करवा और इससे दर्द ही तो ले रहा हूँ मैं, मोहब्बत, खुशी और सुकून का। अब के इसका लहजा जताता हुआ था। इसकी बात पर दोनों लड़के को झटका लगा। एक को हैरत और बेयकीनी का, जबकि दूसरी को दुख और सदमे का। तो तुमने शादी कर ली? कब? इसने लड़खड़ाते हुए लहजे में बेसाख्ता पूछा। 2 साल और 7 माह हो चुके मुझे शाहवेज़ की ज़िंदगी में। शाहवेज़ की बजाय नबिहा ने बड़े ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए इतला दी। इन दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। शाहवेज़ के इकरार पर भी एकदम शांत हो चुकी थी। सारी उदासी और परेशानी पल भर में फना हो गई थी। अब वो दोनों जताती नज़रों से सामने सुरख चेहरा लिए खड़ी लड़की को देख रहे थे, जो होंठ चबाते हुए न जाने क्या सोच रही थी, फिर तेरी से वहाँ से चली गई। आई लाइक इट, शाहवेज़ ने सताइशी लहजे में मानी खेरी से मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी हंसी फिजा बिखरती चली गई। वो तैयारी के आखिरी मराहिल में थी जब इसके फ़ोन पर शाहवेज़ की कॉल आने लगी। ब्यूटिशियन इसका स्कार्फ सेट करने के बाद अब महारत से दुपट्टा सेट कर रही थी। इसने ये वो अपनी जगह से हिलने की पोजीशन में नहीं थी। चंद मिनट बाद फ़ोन बंद हो गया। अभी कुछ देर गुजरी होगी जब समन मेकअप रूम में दाखिल हुई। भाभी, शाहवेज़ भाई की कॉल आई है, वो बाहर आ चुके हैं, आप रेडी हो? इतने में सामान गाड़ी में रख पाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद वो समन का हाथ थामे पार्लर से बाहर आई। ब्लैक टॉक्सीडो पहने वो पोर्च में खड़ी अपनी सिल्वर होंडा का अकार्ड से निकल टेक लगाए मुतमिन सा खड़ा बहुत शानदार लग रहा था। सिर्फ लम्हे भर के लिए इसने शाहवेज़ की बोलती नज़रों से देखा था और फिर झिझक कर नज़र झुका ली। दूसरी तरफ शाहवेज़ इसे बाहर आता देखकर सीधा खड़ा हो गया और एक भरपूर नज़र इसके पोर पोर सजे सरापे पर डाली। फर्श को छूती ऑफ वाइट मैक्सी स्टाइल फ्रॉक जिस पर कुंदन का नफीस सा काम हुआ था। सफ़ेद मोतियों से सजी मुगलिया तर्ज की माला पहने रवायती अंदाज के मेकअप में तमकनत से चलती हुई वो मुगलिया सल्तनत की हसीन और नाजुक शहजादी लग रही थी। लीजिए प्रिंस चार्मिंग, संभालिए अपनी सिंड्रेला को। इसके नज़दीक पहुंचकर समन ने शोखी से कहते हुए इसका हाथ शाहवेज़ के हाथ में थमाया तो मध्यम सी हंसी दोनों के लबों को छू गई। सिंड्रेला नहीं, राजकुमारी नबिहा। शाहवेज़ ने धीरे से मुस्कुराते हुए तस्दीक की तो वो जो शाहवेज़ की शर्ट के बटन के डिज़ाइन पर गौर फिक्र कर रही थी, झैम कर मज़ीद चेहरा झुका गई। वैसे भाई, मुझे सारा आपी की मेहंदी वाले दिन ही पता चल गया था, संबंध स्पेशल यही है। समन ने आंखें मटकाकर शरारत से कहा तो इसके अंदाज पर दिलकशी से मुस्कुरा दी। अच्छा वो कैसे? शाहवेज़ ने महसूस सी मुस्कुराहट से पूछा। वो ऐसे कि इरशाद किया है, उल्फत का राज खुल गया महफिल में नागहां, वो देखता जो मेरी तरफ बार बार था। समन के स्टाइल से शेर पड़ने पर शाहवेज़ का कहका बड़ा बेसाख्ता था और नबिहा ने भी सर पटाकर समन को देखा। वाह वाह, बड़ी समझदार हो तुम तो, कैसे मेरे दिल का राज जान लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। शाहवेज़ ने इसकी बात से हर्ज उठाया। हाँ ना, गाना गाते हुए आपका बार बार भाभी को शौक नज़रों से देखना मैंने इसी वक्त नोट कर लिया था और बस आपके दिल का राज पा लिया। समन बड़ी खुश नज़र आ रही थी अपने दुस्त अंदाजे पर। चलें अब भाभी को बिठाएं गाड़ी में, पेंसिल हिल्स में खड़े हुए थक गई हैं बेचारी। फिर शाहवेज़ ने बहुत एहतियात से अगली नशिस्त पर बिठाया। थैंक्स समन, नबिहा के साथ पार्लर आने का तुम्हारा नेक ड्यू रहा। और हाँ, एक और काम कहा था मैंने तुम्हें, इसका क्या हुआ? ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसने समन को मुखातिब किया। आधा काम हो चुका है, आधा फंक्शन के बाद। डोंट वरी, मैंने सब सोच लिया। इसने मुस्कुराते हुए बताया। दूसरी गाड़ी में बैठ गई। तुम हर बार पहले से बढ़कर खूबसूरत और हसीन लगती हो, मुझे लगता है मुझे पागल करके छोड़ोगी।
गाड़ी सड़क पर डालते वो शोक लहजे में गोया हुआ। इसका ध्यान सड़क पर कमर नबीहा के इस वजह से रापे पर जा रहा था। नबीहा ने चेहरा मोड़कर इसे देखा। आज इसके होंठों से न मुस्कुराहट जुदा हो रही थी और न ही आंखों से चमक। वो बहुत मुतमिन और सरशार दिखाई दे रहा था। सब पा लेने की खुशी इसके हर हर अंदाज से झलक रही थी। तुम्हारी सत्ताईशी नज़रों ने यकीन दिला दिया मुझे कि मैं वाकई बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, वरना डैडी और दोस्तों की बात का कुछ खास एतबार नहीं किया था मैंने। इसकी नज़रों की चोरी पकड़ते हुए शाहवेज ने नबीहा की तरफ झुककर शरारे से कहा। इसकी बात पर नबीहा धीरे से मुस्कुराकर रुख मोड़ गई। यार मेरा तो मूड हो रहा कि हॉल जाने की बजाय मैं तुम्हें अपनी दुल्हन को कहीं भगा कर ले जाऊँ। फिर शौक हुआ जी, ताकि मम्मी और डैडी से डांट पड़े बाद में। ये लोग क्या कहेंगे, दूल्हा दुल्हन भाग गए, वो भी एक दूसरे के साथ ही। वो भी इसी के अंदाज में बोली। अच्छा ना, एक नई तारीख रकम करेंगे हम। अच्छा एडवेंचर होगा। शाहवेज अपने इरादों में संजीदा लग रहा था। एक नज़र इस पर डालकर वो खामोश होगी कि अपने दुल्हनापे का एहसास भी था, जबकि बस सारा रास्ता यूं ही बेतुकी बातें करता रहा था। हाल पहुंचने पर इन दोनों का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। इसने महसूस किया कि आज शाहवेज के सब रिश्तेदारी से बहुत अपनाइत और मोहब्बत से मिल रहे थे, जो कि ज़ारा की मेहंदी वाले दिन मकबूत थी। शहरियार की भांजी की उन्होंने कोई खास अहमियत नहीं दी, मगर अब वो शाहवेज हसन की बीवी थी। सो इसी हैसियत से प्रोटोकॉल भी मिल रहा था। बहुत इस्तेहकाक के साथ वो शाहवेज का हाथ थामे इसके पहलू में खड़ी थी और ये हक इसके रब का अदा करता था। गुरूर और तकब्बुर से सर उठाने की बजाय वो इन सब मोहब्बतों पर निहार होती, तशक्कुर से अपने रब की एहसानमंद थी। हाय यार, जल्दी से पढ़े, सहरी का टाइम होने लगा। बाकी सारे उठ गए थे, फिर पापा ने मेरी थोड़ी सी ना हो जानी है कि बुत्ता तू सोती नहीं, इसी सो के फिर उठ के हाँ जल्दी जल्दी इसको एंड करते हैं। फंक्शन के इख्तिताम पर जब समन ने इसे शाहवेज के रूम तक लाई तो बेड पर ले जाने की बजाय इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर ला बिठाया। वो उलझना मेरी नज़रों से देखने लगी। भाभी, आपको मुकम्मल कील कांटों से लैस देखना चाहिए, ताकि भाई फ़ौरन अपना दिल आपके कदमों में रख दें, और ये काम आपके हसीन रूप समेत आपके लंबे पल बखूबी कर सकते हैं। समन ने शोही से कहा तो हया की लाली बिखरती चलेगी इसके चेहरे पर। वैसे भी आज तो इनका हक बनता है बात मनवाने का। शाहवेज भाई ने फरमाइश की थी कि कमरे में लाने के बाद आपका स्कार्फ उतार दूँ, अच्छे से आपके बाल सेट कर दूँ, तो बस 2 मिनट लगेंगे। इसके बाल सेट करके समन इसे बेड पर बिठाकर बाहर निकल गई। चंद मिनट सर झुकाए रहने के बाद इसने कमरे का जायज़ा लिया। ये पुरतइश बेडरूम शाहवेज के शहाना मजाज का मुंह बोलता सबूत था। डल गोल्ड बेड पर बिछी रेशमी चादर से लेकर कुशन कवर्स, पर्दों और सोफे में भी डल गोल्डन, मेहरून और ऑफ वाइट कलर से क्रीम को मलबसे खाते रखा गया था। ऑफ वाइट मार्बल का चमकता फर्श मकीन की नफीस तबीयत का ऐलान कर रहा था। जब वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर फूलों से महकते रूम में दाखिल हुआ तो नज़र बेड के वस्त में सर झुकाए बैठी नबीहा पर ठहर गई। एक तमानित भरी सांस खारिज करके वो सर शार कदमों से आगे बढ़ा। तो आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। इसके नज़दीक बैठते हुए शाहवेज मध्यम से मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बोला, कितना इंतज़ार करवाया तुमने मुझे। इसने हौले से इसके सियाल रेशमी बालों को छुआ था जो इसके दाएं कंधे से होते हुए इसकी गोद में रखे हाथों को छू रहे थे। वो मबहूत सा इसके बालों को नरमी से छू रहा था, जैसे इनकी मुलायमत अपनी उंगलियों के पोरों में मुंतकिल करना चाहता हो। कितनी शिद्दत से ख्वाहिश थी मेरी कि तुम्हें इस रूप में देखूं, तुम्हारे हाथों के इश्क में मैं इस दिन गिरफ्तार हुआ जब तुम अपने नरम हाथों से मेरा सर दबा रही थी। वो इसके ठंडे पड़ते कांपते हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामता गंभीर लहजे में गोया हुआ। फिर तुम्हारी आंखों का इस दिन असीर हुआ जब तुम अपनी मम्मी डैडी की बरसी वाला दिन मेरे बहुत नज़दीक थी, इतनी कि मैंने तुम्हारी पलकों का हम बहुत शिद्दत से महसूस किया था। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी और आज मैं हकीकतन तुम्हारी जुल्फ़ों का असीर हो गया। वो इसकी जानिब देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया, जबकि नबीहा ने इसकी बातों से घबराकर सर झुकाया हुआ था। मगर मुझे अपना ये असीर होना दिलो जान से अजीज़ है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर आने वाले दिन में गुजरते दिन की निस्बत ज़्यादा चाहूँगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए इज़्ज़त मोहब्बत से एक कदम आगे, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि दुनिया भर की इज़्ज़त को तुम्हारे दामन में समेट दूँ। इसके लहजे की सच्चाई को महसूस करते हुए नबीहा ने झुकी पलकों को उठाकर शाहवेज के वजी चेहरे की तरफ देखा। वो लोदेती आंखों से इसी की तरफ देख रहा था। अगले ही लम्हे वो छेम कर नजरें चुरा गई। मिलाकर इन दोनों ने मोहब्बत की मंजिलों को पा लिया था। आज मैनचेस्टर आर्ट ऑफ गैलरी में इनकी पेंटिंग्स की सोलो एग्जीबिशन थी। शाहवेज से ज़्यादा वो एग्जीबिशन के लिए पुरजोश थी। वजह वहाँ नुमाइश के लिए पेश की गई बहुत सी दिगर पेंटिंग्स के साथ कुरानी आयात की मंजर कशी करती इसकी 7 पेंटिंग्स की, जिस पर नॉट फॉर सेल का टैग लगा हुआ था। नबीहा पहले सोच चुकी थी कि इसे वो पेंटिंग घर में कहाँ कहाँ लगानी है। नबीहा ने एक नज़र बेटी पर डालकर दूर खड़े शाहवेज को देखा, जो संजीदगी के मतान से लोगों के सवालात का जवाब दे रहा था। इन 5 सालों में बहुत बदल चुका था। बिलखसूस अनाया की पैदाइश के बाद इस पर वाज़ेह तब्दीलियाँ आई थी। वो एक अच्छा शौहर और अच्छा बाप साबित हुआ था और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान। यह एहसास ही बड़ा तमानित भरा था कि नबीहा का भी हिस्सा था शाहवेज की इस तब्दीली में, वरना कोई मर्द किसी औरत के लिए सही तौर पर बदल जाए ऐसा कम ही होता है। वो नबीहा जिसे हर तरह की अजियत दी थी और अब वो भूले से भी ऊंची आवाज़ में इसे मुखातिब नहीं करता था। हाँ, अब भी कभी कभी इसकी गैर मुतवक्का
गैर यकीनी फितरत किसी किसी मामले में छलक ही जाती थी, मगर नबीहा ने इसकी फितरत को हैंडल करना सीख लिया था। छोटी छोटी परेशानी जब वो शावेज से डिस्कस करती तो वो हर बार अफसोस से सर हिलाकर कहता, बिया तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर इम्पॉसिबल। और वो बस इत्माद से मुस्कुराती थी जैसे इसे बहुत फ़ख्र हो अपनी हरकतों पर। और वह इत्माद भी शाहबेज़ का ही दिया हुआ था। शादी के शुरू में वो झिझकती थी इसके साथ बाहर जाते हुए कि लोग शानदार से शाहबेज़ के साथ हिजाब में चलती नबीहा को देखकर अजीब नज़रों से इसे देखते थे, जैसे इन्हें शाहबेज़ की बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा और बहुत गैर महसूस तरीके से ये बावर करवा देता कि इसे लोगों की नज़रों की कोई परवाह नहीं है। चूँकि वो कोई आम मर्द नहीं था, वो शाहबेज़ हसन था, अपने इरादों में अटल और मजबूत, दुनिया की बातों को अपने जूते की नोक पर रखने वाला। सुकून और सरशारी भरी सांस खारिज करके वो शाहबेज़ की तरफ बढ़ी ताकि अनाया को उसकी गोद से ले सके, जो बाप से अपनी तोतली ज़ुबान में गुफ्तगू फरमा रही थी। और अगर कोई इसके बाप की बातों में मुखल होता तो इस पर एक तेज़ नज़र डाली जाती। शाहबेज़ इसे मुझे देते, वरना ये आपको लोगों से ठीक तरह से बात भी नहीं करने देगी, और यहाँ आने वाले आपके मदा आपको और आपकी बेटी को मगरूर और बदतमीज़ समझेंगे। इन दोनों के करीब पहुँचकर वह शरारत से गोया भी माँ के बड़े हाथों को देखकर और ज़ोर ज़ोर से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर लाकर नो नो बोलने लगी। रहने दो, इन मदाहों से ज़्यादा मुझे अपनी एंजल की खुशी अजीज़ है। इसने फटते जज्बात से अनाया की पेशानी चूमते हुए कहा तो नबीहा भी तमानी से मुस्कुरा दी। मिलाकर इन दोनों ने अपनी मंजिल मोहब्बत को पा लिया था। जी तो गाइस, कैसा लगा ये आज खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको ये नावल? मुझे तो ये नावल बड़ा पसंद है, तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अच्छा था नावल, ठीक है। नबीहा ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, क्योंकि बेशक उसने उसके साथ बहुत गलत किया था शाहबेज़ ने, लेकिन उसकी सोच सही थी। कल को शाहबेज़ कहीं और शादी कर लेता तो उसकी बीवी आती तो फिर ये कहाँ जाती। तो इसलिए अच्छा कि इसने शाहबेज़ को एक मौका दे दिया, उसने साबित कर दिया कि वो उसको मौका दे के उसने गलत नहीं किया, पछतावा नहीं हुआ उसको। तो गाइस, यहाँ पे अपनी नावल इख्तिताम को पहुँचा। मुझे ज़्यादा देर के टाइम क्या हो गया, हाय हाय सारी होने वाली है 3 सवा 3 का मेरे ख्याल पापा का अलार्म है। तो उससे पहले कि वो लोग उठें मैं सो जाऊँ, तो इंशाल्लाह ना जल्दी मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अच्छा, ये वाला मैंने ना कंपाइल करने पे लगा के मैंने सोचा ना सारी में आपको ये एपिसोड मिल जाएगी, ठीक है। जिसने जब सुन लिया सुन लो, तो फिर मैंने रिस्पॉन्स दे देना, और फिर इंशाल्लाह जल्दी न्यू नावल के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज हाँ, मैं आपको तो बताना तो भूल गई, कल इस वजह से भी नहीं आई एपिसोड, और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी आवाज़ार थी, तबीयत भी नहीं ख़राब थी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना स्टमक का इशू बना हुआ था। हाय हाय, मैं मेडिसिन भी नहीं ली, सवेरे फिर मेरी बेइज्जती होनी है कि तुमने मेडिसिन क्यों नहीं खाई। बेइज्जती नहीं, डांट पड़नी है, लेकिन चलो कोई नहीं, होता चलता है दुनिया। अब मेरे पास टाइम ही नहीं था, टाइम याद ही नहीं रहा, हालांकि मुझे पर शाम में याद था। मैं सहरी अफ्तारी मेरी वॉमिट हो रही है, तो आज भी मैंने बगैर कुछ खाए रोज़ा रखा, मतलब खाया था फिर वॉमिट हो गई, सारा कुछ निकल गया, तो फिर बाद में रखा। लेकिन अब चलो, अब क्या कर सकते हैं। अभी क्योंकि अभी मेरी अम्मी भी सो गई है, तो मैं दवाई किससे मांगूँ, तब मैं भी सो जाती हूँ। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दें, बहुत टाइम हो गया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा